हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सब कैसे हो? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी फॉर द जैन अटेम्प्ट एंड फॉर द मई अटेम्प्ट। ठीक है। एंड ओके, सो ऑल ऑफ़ यू माइट बी नोइंग कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। मैं डीटी के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट्स बता रही हूँ। कुछ चैप्टर्स के सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड कुछ चैप्टर के अपन कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के अपन कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो असेसमेंट प्रोसीजर का मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ उसमें मैंने रिटन फाइलिंग ऑफ इनकम जो हमारा सेक्शन नंबर 139 वाला होता है वो मैं कवर नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप ये वीडियो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ ये बस रिटन फाइलिंग वाला कंसेप्ट क्लियर कर लें, उसके क्वेश्चंस कर लें एंड देन हम असेसमेंट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ओके ओके। सो पहले अपन इसमें मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ कि अपन इसको कैसे पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले एकदम ऐसा नहीं है कि आपको बेड में लेट के ये वीडियो देखना है एंड देन आप सोचेंगे कि जब बाद में क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से कर लेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब एक बार देख पाएंगे दैट विल बी ओनली एनफ। तो इसको आपको मतलब अच्छे से विद कॉशन पढ़ना है। विद कॉशन पढ़ना है मतलब क्या कि आपको ये आप जब भी ये पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यहाँ पे इसके सेक्शंस आई वुड सजेस्ट यू कि इसके जो सेक्शंस हैं वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो इसके जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें अपने को प्रेजेंटेशन काफ़ी मैटर करेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता है, आंसर मैटर करता है, राइट। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अगर सेक्शन नहीं लिख रहे हैं तो इट्स ओके अगर आपका आंसर राइट है तो। बट थ्योरी क्वेश्चन में अगर आप थ्योरी में भी अगर आप सेक्शन नहीं लिखेंगे तो आपका अब जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा पुअर प्रेजेंटेशन कहलाएगा। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट फर्स्ट कि इसमें अपने को सेक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, सेक्शन कोई बहुत ही इसमें सेक्शन पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। अपन इतना पढ़ लेंगे इस चैप्टर को कि अपने को सेक्शन मुँह ज़बानी याद हो जाएगा। बट अगेन यहाँ पे बहुत सारे टाइम लिमिट्स हैं। ठीक है, नोटिस के टाइम लिमिट्स है, ऑर्डर की टाइम लिमिट्स है, बहुत सारे टाइम लिमिट्स है, बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं। तो दो तीन चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप एक पेन पेपर लेके बैठे जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप और आपके जो मटेरियल है उसको लेके बैठे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप पहले एक सेक्शन लिस्ट बनाएं। ठीक है, या फिर जैसे जैसे आप सेक्शन कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे वो सेक्शन नंबर लिखिए और वो सेक्शन का हेडिंग क्या है वो लिखिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड पेज में आप यहाँ पे क्या करें, नोटिस का टाइम लिमिट बनाएं। ठीक है, एंड देन थर्ड पेज में आप ऑर्डर का टाइम लिमिट बना सकते हो। मतलब सेकंड पेज में बेसिकली टाइम लिमिट डिसाइड कर लिए एक चार्ट बना लीजिए कि इस ऑर्डर में आपको इतना टाइम लिमिट लग रहा है, इस नोटिस के लिए इतना टाइम लिमिट है, कब से टाइम लिमिट कब तक है, ये वाला का एक आपको बनाना है। ठीक है, ये दो चीज़ तो आपको करना है। एंड इसमें हाँ इसमें थोड़े सब सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं बट अगेन उसका टेंशन अपने को नहीं लेना है, वो अपने को अपने आप ही याद हो जाएगा। तो अभी तक तो इतना ही है कि आपको सेक्शन का एक पेज बना लो एंड सेकंड पेज में आप टाइम लिमिट्स का बना लो। ओके, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ है। किसी में नोटिस अपन इशू करने का डेट से है, किसी का अपन का नोटिस सर्व करने का है, किसी में 6 मंथ है, किसी में 1 ईयर है, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। ऐसे बहुत कुछ है। तो क्वेश्चन करने में अपन क्या हो जाता है, लास्ट में सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाते हैं और अपन एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपका वहीं पे समरी इसी वीडियो के साथ बना हुआ रहेगा तो आपको बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पे सेकंड चीज़ ये बता दी। फर्स्ट चीज़ की रिटर्न फाइल ऑफ इनकम नहीं अपलोड कर रही हूँ मैं, और इसलिए आई वुड सजेस्ट कि 142 सेक्शन से पहले जो भी सेक्शंस है 139, 140, 141 वो 3 सेक्शंस आप एक बार करके आ जाएं। ठीक है, एकदम इजी है। और इनफैक्ट रिटन फाइल हमने आईपीसीएस में भी पढ़ा था इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रही हूँ। और वो जो 139 वाले चैप्टर हैं वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, मेन जो स्टार्ट होता है वो सेक्शन नंबर 142 से होता है। तो पहले फर्स्ट वीडियो में या फिर पहले कुछ 1-1.5 घंटा हम कौन कौन से सेक्शन नंबर में फोकस करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे लिख दी हूँ। ये सब हमारे सेक्शन है। एक बार हम सेक्शन नंबर को माइंडफुली रीड करते हैं। हमारा सेक्शन नंबर 142 सब सेक्शन 1 से स्टार्ट होगा। फिर हम 142 2A 2B 2C एंड 2D पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक ही मतलब इसमें इसको हमको बायफोकेट नहीं करना है, एक ही में ये हमारा बेसिकली ऑडिट के बारे में है। ठीक है, तो ये हमको ऐसे अलग से नहीं है कि 2A अलग है 2B अलग है, ऐसा नहीं है। तो हम उसको साथ में पढ़ेंगे। 142 1 करेंगे, 142 2A 2B 2C 2D करेंगे, उसके बाद 142A करेंगे। ठीक है, ये हमारे 142 के हम यहाँ पे 3 सेक्शंस पढ़ेंगे। ये देख लो 142 1 2A 2B 2C 2D एंड 142A। उसके बाद हम 143 के 4 सेक्शंस पढ़ेंगे। 143 1 143 2 143 3 143 1 एंड 143 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
उसके बाद हम 143 3A 3B 3C भी पढ़ेंगे। एंड उसके बाद है सेक्शन नंबर 144, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 144A है, 144C है, एंड उसके बाद सेक्शन नंबर 145 है, एंड देन एक अलग से सेक्शन अपन पढ़ेंगे 241A का, ठीक है। तो एक बार सेक्शन अपन फिर से पढ़ते हैं। 142 के अपन 3 सेक्शन पढ़ने वाले हैं। 1 है, 2A 2B 2C 2D है, 2 और फिर A है खाली। फिर 143 1 2 3 है, फिर 3A 3B 3C है, फिर 144 है, फिर 144A है, 144C है, फिर 145 है, एंड देन हमारा 241 है, ठीक है, 241A है। ओके, तो पहले अपन कुछ 1 घंटा अपने को लग जाएगा इतने सारे सेक्शंस पढ़ने में, ठीक है। तो पहले अपन ये सेक्शन में फोकस करते हैं। तो आते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं पढ़ना यहाँ पे सेक्शन नंबर 142 से। ओके, देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और अगर बताना चाहती हूँ, रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम पढ़ने के बाद अपने को डायरेक्ट जो अगर हम हिसाब से देखें तो अपने को डायरेक्ट 143(1) पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, देखो मैं आपको बता देती हूँ, रिटर्न हम फाइल करते हैं तो ये रिटर्न हमारा सिस्टम में जाता है 143(1) में, हमारे सिस्टम में जाता है, एंड अंडर 143(1) हम उसको स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी मतलब बेसिकली मतलब स्क्रूटनी, तो स्क्रूटनी वर्ड काफ़ी रॉन्ग हो जा रहा है इस पर्पज़ में यहाँ पर, क्योंकि 143 इज स्क्रूटनी असेसमेंट, तो वो इससे रिलेटेड नहीं है। मैं अगेन वन सेकेंड मैं अपना वर्ड बता रही हूँ कि हम जब भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं तो वो हमारे सिस्टम में जाता है, ठीक है। वो सिस्टम में जाके उसका समरी असेसमेंट होता है, मतलब बेसिकली उसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि जो भी हमने क्लेम्स किए हैं, जो भी हमने एक्सपेंडिचर्स दिखाए हैं, जो भी हमने टैक्स वगैरह दिखाया है, तो वो सब ठीक है कि नहीं, तो बेसिकली वो चेक करता है 143(1) में। तो हालांकि जैसे हमने रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, अभी रिटर्न फाइलिंग इनकम वाले सिस्टम में जाके 143(1) से स्टार्ट करना चाहिए, बट यहाँ पे क्योंकि हमको सेक्शंस याद हो जाएं इसलिए मैं यहाँ पे हम सेक्शन वाइज जाएंगे, ठीक है। बहुत सेक्शन वाइज पढ़ने भी आपको कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो कन्फ्यूज़ करने वाला है, वो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं करेगा। बट अगेन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपको बता दी कि रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम पढ़ने के बाद आप अगर डायरेक्ट 143(1) करेंगे तो आपका जो चेन है वो मेंटेन होकर रहेगा। बट अगेन 142 से भी पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी हार्म नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा सेक्शन है 142, जल्दी खत्म हो जाएगा, एंड देन विल गो फॉर 143। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 142(1) से। इसमें अपन 3 चीज़ पढ़ेंगे, 1 2, मतलब बेसिकली ऐसा है 142(1) का क्लॉज 1 क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3, बट इतना डिटेल्स अपने को नहीं चाहिए, तो अपन सिर्फ 142(1) पढ़ते हैं। ओके, अभी हम पढ़ेंगे 142(1). यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। तो ये कब होता है, ये केस कब होता है, अगर आप ROI फाइल कर रहे हैं या फिर आप ROI फाइल नहीं किए हैं, दोनों केसेस में हमारा 142 का बेसिकली 142 में हमारा एक नोटिस जाता है ना। नोटिस क्यों जाता है, अगर आप ROI फाइल किए हैं तो भी आपका 142 में नोटिस जा सकता है, अगर आप ROI फाइल नहीं किए हैं तो भी आपका इसमें नोटिस जा सकता है। नोटिस क्या चीज़ के लिए जाएगा, अगर सपोज आपका फर्स्ट केस में क्या है, यहाँ पे ये क्या लिखा है, फर्स्ट केस में लिखा है कि आप अगर ROI फाइल नहीं किए हैं तो जो फर्स्ट केस में सबसे पहले जो हम नोटिस भेजेंगे उसमें आपको रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम फाइल करने के लिए नोटिस भेजेंगे। मतलब अगर आप ROI फाइल नहीं किए हैं तो हम एक नोटिस भेजेंगे और बोलेंगे कि प्लीज़ इसको ROI को फाइल करो। टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ हिज इनकम और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन जिसके लिए वो एसेसेबल है, उसको भी कर सकता है, इसको ध्यान मत दो। टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ हिज इनकम के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 142 के लिए नोटिस भेजेंगे। नाउ अब ये केस 1 हुआ। केस 2 में हम नोटिस कब भेजेंगे, अगर हमको क्या करना है, अगर हमको, हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, केस में पर्सन इज नॉट फाइल रिटर्न, तो यहाँ पे हमारा ROI फाइल करने का हम नोटिस मांगेंगे, ठीक है। सेकंड केस में अगर अपने को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कोई भी अकाउंट्स मंगवाने हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मंगाने हैं, तो उसके लिए भी हम 142 का नोटिस भेजेंगे इसमें ना। अगर ध्यान से आप सोचो तो ये वाला हमने ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवा रहे हैं, हम ये डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं, क्यों मंगवा सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम ये क्यों मंगवा सकते हैं, क्योंकि हम इसका असेसमेंट कर रहे हैं। सपोज़ हम इसका असेसमेंट करें, हमारे पास इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 142 के अंदर एक नोटिस भेज सकते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है कि हम वापस क्यों नोटिस भेजेंगे, तो अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी मैटर में, तो हम अगेन इसमें हम क्या, यहाँ पे तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स ये सब था, अगर यहाँ पे अपने को फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी हम नोटिस भेज सकते हैं। इन्फॉर्मेशन में हमारा स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगेन यहाँ पे ये 2 चीज़ बताया गया है कि पिछले 3 साल तक का ही आप स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ या इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। मतलब अगर आपको आप इन्फॉर्मेशन में अगर आपको अकाउंट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो पिछले 3 साल तक का ही मंगवा सकते हैं, उससे बात का नहीं। एंड अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी मंगवाना है तो आपको पहले जॉइंट कमिश्नर का प्रीवियस अप्रूवल चाहिए,
आप असिस्टेंट ऑफिसर हो, आपको जॉइंट कमिश्नर का प्रीवियस अप्रूवल चाहिए। तो अभी हमारा एक सेक्शन हो गया, दैट इज़ 142(1) का। 142(1) में क्या बताया मैंने, चलो समराइज़ करते हैं, बिना देखे समराइज़ करेंगे कि आप दो केस हो सकता है, आपने आइदर रिटर्न फाइल किया है या फिर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो 142 में अपने को एक नोटिस आ सकता है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, इसलिए रिटर्न फाइल कर दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस में हमारा क्या हो सकता है कि हम वो नोटिस हमको इसलिए भेजें ताकि हम कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह फर्निश करें। एंड थर्ड में है कि वो नोटिस इसलिए भी भेज सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन फर्निश करना है। इन्फॉर्मेशन फर्निश में हमारा स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ वगैरह आ सकता है। बट अगेन अगर आप जब भी हम कोई भी इन्फॉर्मेशन देंगे विद रिस्पेक्ट टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कुछ भी, तो पिछले 3 साल तक का ही देंगे, 3 साल से ज़्यादा वाला हम नहीं देंगे। एंड सेकंड, अगर स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ हमसे असिस्टेंट ऑफिसर मंगवा रहे हैं तो उसमें उनका अप्रूवल चाहिए। किसका अप्रूवल चाहिए? जेसी, जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए असिस्टेंट ऑफिसर को, तभी वो अपना से स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ मंगवा सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 142(1). तो ये वाला जो फर्स्ट केस है अपना, ये केस खत्म हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं 142(2)(a), (2)(b), (2)(c) एंड (2)(d) में। तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये ऑडिट के ऊपर है। नाउ अपन अपने को ऑडिट क्यों करना है, ऑडिट अपने को क्यों करना है, और ये जो ऑडिट है वो हम स्पेशल ऑडिट बोलेंगे, हमारा वो टैक्स ऑडिट और वो सब एकदम ही डिफरेंट है। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर अपने को इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट ही नहीं करवाने के लिए लायबल नहीं, मतलब जो 44AB के अंदर जो हमारा ऑडिट होता है, क्यों ऑडिट होता है? क्योंकि हमारा जो ग्रॉस टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर हमारा अगर हम प्रोफेशनल है तो हमारा जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से ज़्यादा, तो हमारा टैक्स ऑडिट होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 44AD अगर आपका होगा तभी क्या ये वाला जो सेक्शन नंबर 142 का 2A, 2B, 2C, 2D वाला ऑडिट है तभी होगा। तो नहीं, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप टैक्स ऑडिट करवा रहे हैं तभी आपको स्पेशल ऑडिट करवाना है। अगर आपको असिस्टेंट ऑफिसर, अगर आपको ये 142(2) का प्रोविज़न एप्लीकेबल हो रहा है तो डजेंट मैटर कि आपने पहले ऑडिट करवाया नहीं करवाया, आपको ऊपर ऑडिट, टैक्स ऑडिट लायबल है कि नहीं है। बट ये जो स्पेशल ऑडिट है, ये स्पेशल ऑडिट आपको करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको 142 में आप एप्लीकेबल हो रहे हो तो आपको ये स्पेशल ऑडिट करवाना ही पड़ेगा ना। 142 में स्पेशल ऑडिट क्या चीज़ के लिए करवाने के लिए बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। एक बात मैं और बता देती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, असिस्टेंट ऑफिसर डायरेक्ट करता है, असिस्टेंट ऑफिसर डायरेक्ट करता है किसको? एसएससी को, कि वो अपना ऑडिट करवाए। ये जो डायरेक्शन करता है ये क्यों करेगा, मतलब वो ऑडिट कर, मतलब बेसिकली यहाँ पे ऑडिट, वाई ऑडिट, यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हमको ऑडिट करवाना क्यों है, तो ऑडिट इसलिए करवाना है कि सपोज़ हमारा कोई भी असेसमेंट पेंडिंग है, असेसमेंट हमारा पेंडिंग है, अभी तक असेसमेंट में हमने आए नहीं है, असेसमेंट हमारा सेक्शन नंबर 143 से स्टार्ट होगा। सपोज हमारा कोई भी असेसमेंट पेंडिंग है, ठीक है, अपने को उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उस और जो भी उसमें अपने को डाउट आ रहा है कि वो रिलायबल है कि नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक बार असेसमेंट जब हम कर रहे हैं, अगर उसका असेसमेंट पेंडिंग है तो हमको अगर उसके जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड किया उसमें डाउट आ रहे हैं तो अपन उसका ऑडिट करवा सकते हैं। तो वो ऑडिट के लिए अपन 142 में नोटिस भेजेंगे, मतलब बेसिकली 142 में हम असिस्टेंट ऑफिसर क्या करेगा, एसएससी को डायरेक्शन देगा कि तुम अपना जाके ऑडिट करवाओ, ठीक है। ये था रीज़न कि हमको ऑडिट क्यों कराना है, ठीक है। हमको ऑडिट क्यों कराना है, क्योंकि मे बी हमारा जो असेसमेंट है पेंडिंग है या फिर वो रीओपन हो रहा है, कुछ भी पर्पस, कुछ भी अगर गलत हुआ तो वापस वो रीओपन हो रहा है। अगर आपका जो असेसमेंट है वो ऑलरेडी क्लोज रखा है तो आप बार बार जाके आप एसएससी को नहीं बोल सकते कि ऑडिट करो, उसको हम हैरेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपका जो असेसमेंट है वो पेंडिंग है या फिर रीओपन हो रहा है तभी आपको ऑडिट करवाना है। नाउ दिस वॉज योर आंसर कि हमको ये 142, 2A, 2B, 2C, 2D में ऑडिट क्यों करवाना है, क्योंकि आपका जो असेसमेंट है वो पेंडिंग है या फिर रीओपन हो रहा है, ठीक है ना। ऑडिट में क्या करना है, मतलब ऑडिट, ये तो हमारा ये समझ में आया। तो इस ऑडिट में यहाँ पे अभी अपन वो हमारा समझने का तरीका था। अब यहाँ पे लिखा क्या है कि क्यों हमको ऑडिट करवाना है। अगर जो असिस्टेंट ऑफिसर है वो उसके ओपिनियन में उसको ऐसा लग रहा है कि वो नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वो जो उनका जो अकाउंट्स है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर का, सपोज यहाँ पे अपन को और आयरन और वगैरह, ठीक है, नेचुरल गैस, ये सब का बिजनेस है, तो इसका जो वैल्यूएशन होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नेचर का होता है। उसके जो अकाउंट्स होते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स अकाउंट्स होते हैं। तो अगर उसका जो नेचर है और अकाउंट्स है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है नेचर है तो वो उसको ऑडिट करने के लिए बोल सकते हैं। सेकेंड है वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स, बहुत ज़्यादा बड़ा अकाउंट्स है उनका, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे चांसेस, मतलब हाइड करने की चीज़ें
वहाँ पे फ्रॉड करने की चीज़ें भी चांसेस बहुत बढ़ जाती है, तो उस केस में ऑडिट करने के लिए बोल सकता है। या फिर कोई स्पेशलाइज नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ है, उनका जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही अलग टाइप का कुछ एक है, तो उसके लिए वो ऑडिट करवा सकते हैं। या फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत सारे सेम ट्रांजेक्शन हैं वहाँ पे, ठीक है, तो अपने को डाउट अराइज हो रहा है कि वो रिलायबल है कि नहीं, मतलब 56 ट्रांजेक्शन तो नहीं है। एंड अगेन डाउट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स, हमको लग रहा है कि ये बंदा जो अकाउंट्स बनाया वो करेक्ट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑडिट करने के लिए बोलेंगे। तो या फिर हमारे इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू में, तो ये 6 केसेस, ये 6 केसेस में अगर और असिस्टेंट ऑफिसर सेटिस्फाई है कि ये 6 वन एनी ऑफ द 6 में कोई भी ऐसा केसेस है और उसको लग रहा है, तो वो क्या कर सकता है, एसएससी को डायरेक्शन दे सकता है कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाएं। ना यहाँ पे भी ये जो डायरेक्शन देगा ना, ये जो डायरेक्शन देगा उसमें भी उसको सबसे पहले प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, उनका अप्रूवल चाहिए, ठीक है। ये जो डायरेक्शन देगा, क्या चीज़ का डायरेक्शन देगा, ऑडिट कराने का डायरेक्शन देगा, उसमें भी हमको प्रिंसिपल कमिश्नर या चीफ कमिश्नर का क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो अभी अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिकली यही बोल रहा है कि कोई भी अगर स्टेज में अब जो कोई भी स्टेज है जो उसमें एसोसिएट ऑफिसर है, उसको ऐसा लग रहा है कि नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स है, डाउट ओवर द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, या स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ एक्टिविटीज़ है, तो एंड द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, और उसके अगर उनको लग रहा है कि अगर उसके ओपिनियन में और विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और इन लोग के अप्रूवल से वो क्या करवा सकते हैं, वो डायरेक्शन दे सकते हैं एसएससी को, डायरेक्ट द एसएससी टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड बाय द अकाउंटेंट एंड टू फर्निश अ रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट। अब कोई भी अकाउंटेंट से ऑडिट करवाओ और उसका जो भी रिपोर्ट आ रहा है हमको ला के दो, ठीक है। और यहाँ पे ये अकाउंटेंट कौन होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा विद द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट 1949, ओके। एंड ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होंगे, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर्मल नहीं होंगे, ये जो अकाउंट्स को जो ऑडिट करेंगे वो नॉमिनेटेड होने चाहिए चीफ कमिश्नर से या कमिश्नर से, और इनका जो भी ऑडिट फीस है, जो भी एक्सपेंसेस है, वो अगेन फिक्स्ड होगा, कौन, चीफ कमिश्नर फिक्स करेगा और कमिश्नर फिक्स करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है, वर्डिंग्स पढ़ते हैं। द अकाउंटेड बाय हुम द ऑडिट शुड बी कैरिड आउट वुड बी नॉमिनेटेड बाय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर, इन लोग के में ही होगा। और ये जो रिपोर्ट होगा, ऑडिट रिपोर्ट होगा, द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर शुड बी फर्निश्ड इन फॉर्म 6B प्रेस्क्राइब अंडर रूल 14A ऑफ द इनकम टैक्स रूल, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसके जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑफ स्पेशल ऑडिट टू बी पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ स्पेशल ऑडिट इज इशूड बाय असिस्टेंट ऑफिसर, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कौन डिटरमाइन करेगा और कौन पे करेगा। तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी रेम्यूनरेशन होगा, वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ही डिटरमाइन करेगा। और इसका जो एक्सपेंसेस है वो बॉन्ड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड करेगा, ठीक है। मतलब डिटरमाइन कितना उसका सैलरी होगा, कितना उसको फीस मिलेगा, कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, वो डिटरमाइन करेंगे इन लोग। और उनको पे कौन करेगा, इन लोग पे करेंगे क्या, नहीं, इन लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसे से पे करेंगे, ठीक है। एसएससी का मतलब यहाँ पे पैसा नहीं लगने वाला है, ओके। तो उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये वाला, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जब भी हम डायरेक्शन इशू करेंगे, डायरेक्शन का मतलब मैं बोल रही हूँ कि मतलब बेसिकली जब असिस्टेंट ऑफिसर डायरेक्ट करता है एसएससी को ऑडिट करवाने के लिए, तो उसको मैंने डायरेक्शन इशू करेंगे बोल रही हूँ। तो जब भी हम डायरेक्शन इशू करेंगे तो हमको एक सोकॉज नोटिस सेंड करना है। सोकॉज नोटिस मतलब क्या होता है, सोकॉज नोटिस में वर्डिंग्स ऐसे होता है कि तुम बताओ कि क्यों हम तुम पे ऑडिट करने के लिए मना करें, तुम बताओ, तुम रीजंस दो हमको कि क्यों तुम्हारे ऊपर अभी स्पेशल ऑडिट नहीं होना चाहिए। तुम्हारा अकाउंट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, चलो तुम्हारा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे करेक्ट, मुझे डाउट है तुम्हारे करेक्टनेस में, तुम्हारे स्पेशलाइज नेचर का बिजनेस है, तो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू खतरे में है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, तो तुम बताओ कि क्यों हम तुम्हारा ऑडिट ना करें। उसको हम बोलते हैं सो कॉज नोटिस, ठीक है। तो जब भी ये डायरेक्शन इशू करेगा, डायरेक्शन मतलब जब भी वो ऑडिट करने के लिए बोलेगा तो उससे पहले उसको एक सो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। इफ़ डायरेक्शन यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर सोकॉज नोटिस देगा एसएससी को, और अगर सोकॉज नोटिस इशू नहीं हुआ है और डायरेक्शन दे दिया गया है तो यहाँ पे वो हाई कोर्ट के ऊपर जा सकता है, और हाई कोर्ट उसका जो रिट पिटिशन है उसको स्क्वैश कर सकता है, मतलब उसको वो बोल सकता है कि इनका जो ये डायरेक्शन है वो वैलिड नहीं है,
ठीक है। ये हमको दिया है, एसएससी को पावर दिया है कि सब ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं। बेसिकली सबसे पहले अपने को ऑडिट करवाने से पहले एक सो कॉज नोटिस देना है कि तुम बताओ कि क्यों हम तुम्हारा ऑडिट ना करें, और ऐसा अगर वो नहीं करें तो वो बंदा जो एसएससी है वो हाईकोर्ट के पास जाकर पिटीशन को स्क्वैश करवा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ये सो कॉज नोटिस देना मस्ट है इन केस ऑफ ऑडिट, ओके। तो अभी तक हमने इस ऑडिट में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। फर्स्ट हमने पढ़ा कि हमको ऑडिट क्यों करवाना था, हमारे हिसाब से ऑडिट क्यों करवाना है, क्योंकि हमारा जो असेसमेंट है वो रीओपन हुआ है या पेंडिंग है। बट इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको असेसमेंट क्यों करवाना है, क्योंकि नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड ये पाँचों चीज़, ये 6 चीज़ है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि कौन करेगा, तो हमारा जो भी जो सीए नॉमिनेट करेगा, चीफ कमिश्नर या कमिश्नर, उन लोग। और जो ऑडिट फीस है अगर उन लोग ही डिटरमाइन करेंगे, बट पे कौन करेगा, पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद अपने को सो कॉज नोटिस देना है, बिना सो कॉज नोटिस दिए अपन डायरेक्शन इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक चीज़ आपको यही बताया था कि सबसे स्टार्टिंग में बताया कि डजेंट मैटर कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी कोई भी कंपनीज एक्ट में अगर ऑडिट हुआ है या टैक्स ऑडिट में ऑडिट हुआ है, डजेंट मैटर कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है। अगर आपको इन लोग एसेसिन ऑफिसर बोल रहा है कि 142 में आपको स्पेशल ऑडिट करवाना है, मतलब आपको करवाना है। आप ऐसा नहीं है कि दूसरा ऑडिट रिपोर्ट दे के बोल दो कि इसमें आप नहीं करवाओगे, ठीक है। टाइम लिमिट दिया गया है, ये अपन देखेंगे। एक्सपेंसेस हमारा हो गया है, ओके। यहाँ पे अगेन अपने को अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हट दे रहा है, मतलब बेसिकली ऑडिट के बाद अगर सपोज हमको ऑडिट के बाद अपना जो ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा बता रहा है कि वो जो एसएससी है ना वो कुछ फ्रॉड कर रहा था, तो तब हम एसएससी को अगेन अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हट देंगे। ऐसे ही हम कोई असेसमेंट वगैरह नहीं करेंगे, पहले हम अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हट देंगे। तो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन दो कि ये सब क्यों दिख रहा है, वो अपना अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हट को एक्सरसाइज करेंगे, देन उसके बाद फर्दर एक्शंस ली जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना पेनल्टी है कि अगर हम स्पेशल ऑडिट नहीं करवाए तो क्या होगा। तो फर्स्ट अपने दो चीज़ छोड़ा, फर्स्ट हमने टाइम लिमिट नहीं देखा है एंड सेकंड अपना पेनल्टी है। तो अपन दोनों देखते हैं, एंड दोनों हमारा इसमें अपने वो है क्या बोलते हैं न्यूमेरिक नंबर्स हैं, तो इसको प्लीज़ आप उसमें बना लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए। तो टाइम लिमिट क्या है हमारा स्पेशल ऑडिट का। यहाँ पे टाइम लिमिट आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो एसेसिंग ऑफिसर है वो एसएससी को ऑर्डर करेगा वो करवाने के लिए, ऑडिट करवाने के लिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो टाइम लिमिट है ना वो एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। उसके साथ ये जो असिस्टेंट ऑफिसर है वो सुओ मोटो, या तो एसएससी बोलेगा एक्सटेंड करने के लिए टाइम लिमिट, तो टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकता है, या फिर जो असिस्टेंट ऑफिसर है वो सुओ मोटो भी टाइम को एक्सटेंड करवा सकता है। बट जो भी फर्दर जो एग्रीगेट ऑफ द पीरियड ओरिजिनली फिक्स एंड मतलब जो भी फिक्स पीरियड जो पहले था प्लस एक्सटेंडेड टाइम हमारा एक्सीड नहीं होना चाहिए 180 डेज। 180 डेज कब से, जब असिस्टेंट ऑफिसर जब डायरेक्शन दिया एसएससी को ऑडिट करवाने के लिए, ठीक है, उसके 180 डेज तक अपने को ऑडिट रिपोर्ट अपने हाथ में मांगता, ठीक है। तुम चाहे एक्सटेंड करो टाइम, तुम चाहे एक्सटेंड नहीं करो टाइम, अगेन ऑब्वियसली एक्सटेंड करो, सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आलस आ रहा था तो हमने एक्सटेंड कर दिया, ऐसा नहीं है, सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। 180 डेज तक अपने को ऑडिट रिपोर्ट मांगता है असिस्टेंट ऑफिसर, ऐसा बोलेगा, ठीक है। ये हो गया। एंड एक और क्या छूटा था, अपना पेनल्टी सेक्शन छूटा था, ठीक है। यहाँ पे अगर अपने सपोज अपने क्या है, अगर हमने स्पेशल ऑडिट नहीं करवाया, तो यहाँ पे अगर हमने स्पेशल ऑडिट नहीं करवाया, असिस्टेंट ऑफिसर मतलब उसका बेस्ट असेसमेंट हो जाएगा। बेस्ट असेसमेंट में क्या होता है कि जो असिस्टेंट ऑफिसर का मन होगा उस हिसाब से वो असेसमेंट करेगा एंड उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो पहले शांति से बोलते हैं कि बेटा मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, मैं अच्छे से कैलकुलेट करके तेरा टैक्स निकलवा दूंगा। अपन होते हैं ठीक, अपन नहीं देते हैं, तो फिर बहुत देखता है, बहुत वेट करता है, 180 डेज वेट कर लिया देखो। तो यहाँ पे वो क्या करता है, ठीक है तेरे को नहीं देना है तो ठीक है, मैं ही अपने हिसाब से, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस हिसाब से मैं अपना इनकम टैक्स निकाल देता हूँ। वो अब ज़्यादा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा और उसके साथ साथ पेनल्टी भी लग जाएगी। और जो भी अगर लॉ में अगर कोई और स्टेप्स दिया है तो वो भी हो जाएगा। तो अगर हम पेनल्टी पढ़ें तो यहाँ पे बेसिकली 10,000 की पेनल्टी है, 10,000 की पेनल्टी लग सकती है। ये सेक्शन नंबर 272A में है, ठीक है। और 276D में आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, क्लियर है। तो ये भी लिख लो। अब ये बार क्यों मैं एक एक सेक्शन कराऊंगी, पहले एक सेक्शन कराने का जो रिवीजन होगा फिर क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा। क्यूमुलेटिव रिवीजन करते हैं, सेक्शन नंबर 142 से आते हैं, यहाँ से क्यूमुलेटिव रिवीजन करते हैं। ये वाला चैप्टर आपको याद कैसे नहीं होगा वो मैं भी देखती हूँ।
सेक्शन नंबर 142 से आता है। सेक्शन नंबर 142(1) में क्या बोल रहा है कि अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो 142 में आपके पास नोटिस आएगा कि आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करें, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं, वेरी गुड। और यहाँ पे सेकंड में आपका इसलिए भी नोटिस आता है, अगर हमको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डॉक्यूमेंट्स आपका देखना है तो उसके लिए भी हम नोटिस भेज सकते हैं 142 के अंदर। उसके बाद अगर अपने को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर अपने को स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ चाहिए तो उसके लिए भी हम नोटिस भेज सकते हैं। बट हम जो नोटिस भेजेंगे हमको पहले कमिश्नर का जेसी का, जॉइंट कमिश्नर का हमको क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि जो एसएससी है उसको प्रीवियस 3 साल तक का ही दिखाना है, उसके 3 साल पहले तक का नहीं दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आगे था हमारा ऑडिट अंडर सेक्शन नंबर 142। हमारा रीज़न क्या था, हमारा रीज़न ये था कि असेसमेंट पेंडिंग हो रहा है, रीओपन हो रहा है। बुक का रीज़न क्या है कि क्यों वो ऑडिट करवा रहा है। यहाँ पे आपको ये याद करना है कि अगर आपका जो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के अगेंस्ट में है, या फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस है, या फिर जो नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस है, या स्पेशलाइज बिजनेस हो रहे हैं, डाउट है वो द करेक्टनेस है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि कौन नॉमिनेट करेगा, चीफ कमिश्नर या कमिश्नर नॉमिनेट करेगा। जिसका फीस कौन डिसाइड करेगा, चीफ कमिश्नर डिसाइड या कमिश्नर डिसाइड करेगा, बट पे कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा। उसके बाद यहाँ पे अपने को ये क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपने को ये बोल रहा है कि अपने को अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देना, मतलब अपने को एक सो कॉज नोटिस इशू करना है बिफोर हम ऑडिट के लिए उनको डायरेक्शन दे, ठीक है। और अगर हम वैसा नहीं कर रहे हैं तो उनके पास राइट है कि वो हाईकोर्ट में जाके ये रीट पिटिशन को स्क्वैश करवा सकते हैं। उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा उसको भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देना है अपने को। एंड डजेंट मैटर कि हमारा टैक्स ऑडिट हो रखा है, अपना कंपनी साइड वाला ऑडिट हो रखा है, अगर आपको ये सेक्शन में ऑडिट करवाना है तो अपन को करवाना ही करवाना है। एंड यहाँ पे अपने को टाइम लिमिट दे रखा है। टाइम लिमिट अपना यहाँ पे ये है कि जब जिस दिन वो डायरेक्शन दे दिया और उसके 180 डेज़ के अंदर तक हमारे हाथ में ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, चाहे आप एक्सटेंड करो चाहे आप एक्सटेंड नहीं करो। यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर सुओ मोटो भी एक्सटेंड करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो अगर आप नहीं माने, अगर आपने क्या नहीं किया, आपने ऑडिट नहीं करवाया तो हम आपका बेस्ट असेसमेंट कर लेंगे। उसके साथ साथ आपको जो पेनल्टी लग जाएगा 272A के अंदर एंड 276D के अंदर, जैसे 10,000 का पेनल्टी लग जाएगा एंड आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन नंबर 142A, दैट इज सेक्शन नंबर 142A का लास्ट। नाउ 142A इज रिलेटेड टू 142(1), यू कैन से दैट, ओके। हम पढ़ते हैं 142A में, दैट इज पावर ऑफ असिस्टेंट ऑफिसर टू मेक अ रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि असिस्टेंट ऑफिसर जो असेसमेंट और रीअसेसमेंट करता है, असेसमेंट पढ़ेंगे पहले फिर बाद में रीअसेसमेंट करेंगे। तो जो असिस्टेंट ऑफिसर जो भी असेसमेंट या रीअसेसमेंट करता है तो उसके लिए उसको कुछ ऑब्वियसली उसको वैल्यू लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स नेचर के आइटम्स होते हैं जिसका हमको वैल्यू नहीं पता रहता है। असिस्टेंट ऑफिसर सारे बिजनेस के बारे में जान के तो बैठा नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो ही मे रेफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर। वो वैल्यूएशन ऑफिसर को बोलेगा कि तू मेरे को इस ये सब है, इसका फेयर मार्केट वैल्यू अभी क्या है, इसका वैल्यू मेरे को एस्टिमेट करके बता। और फिर उस हिसाब से मैं असेसमेंट या रीअसेसमेंट करूँगा कि उसने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको करेक्टली क्लेम किया है कि नहीं, ये सब फर्दर करेंगे। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, एसएससी गया, असिस्टेंट ऑफिसर गया वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। ना वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, वैल्यूएट करेगा। तो वैल्यू बताएगा कि क्या वैल्यू हो रहा है, बट वो ऑब्वियसली जो भी एविडेंस है एसएससी के पास, मतलब जो भी एविडेंस है उनके, वो एसएससी के विजिट करेगा वहाँ पे। उनका अगर कोई फैक्ट्री है राइट, तो उनके फैक्ट्री विजिट करेगा कि कैसे क्या हो रहा है। एंड यहाँ और एसएससी से बात करेगा, उससे अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड लेगा कि तुम मेरे हिसाब से सपोज वैल्यूएशन 4 लाख हो रहा है, तुम यहाँ पे 3 लाख क्यों दिखा रहे हो, तुम्हारा क्या रीज़न है। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर को ये रीज़न ठीक लगे तो इस ऑब्वियसली उनको जेन्युइन लगे तो 3 लाख होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड भी लेगा एसएससी से, ठीक है। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे कि जो एसएससी है उसको कॉपरेट करना है। यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर बोला वैल्यूएशन ऑफिसर को वैल्यू करने के लिए, वैल्यूएशन ऑफिसर क्या किया, गया एसएससी के वहाँ पे, एसएससी से एविडेंस लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड लिया। यहाँ पे जो एसएससी है उसको बाउंड है कि उसको कॉपरेट करना है। अगर बाउंड नहीं है तो अगेन हमारा जो हुकुम का एक बेस्ट जजमेंट, हम बेस्ट जजमेंट करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो आप भी बाधा ला रहे हो अपने असेसमेंट में, तो अगेन असिस्टेंट ऑफिसर कुछ नहीं करेगा और बेस्ट जजमेंट आया कर देगा, ठीक है। नाउ ये जो वैल्यूएशन ऑफिसर है उसने बात कर ली एसएससी से, अब उसको वैल्यूएशन रिपोर्ट बनानी है। ये जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है वो किसको देगा, वो असिस्टेंट ऑफिसर को भी देगा और एसएससी से भी देगा। अब एसएससी को भी तो पता लगे ना कि क्या हो रहा है, मेरे घर आया, मतलब मेरे फैक्ट्री आया देखने के लिए, तो मुझे भी पता रहना चाहिए कि क्या आखिरकार क्या वैल्यू करके गया। तो उसको भी वो क्या कर देगा, रिपोर्ट दे देगा। ये जो रिपोर्ट होगा वो एंड ऑफ द मंथ से 6 मंथ के अंदर देगा। मतलब सपोज हमारा जो वैल्यूएशन ऑफिसर आया, उसके वैल्यूएशन ऑफिसर 25 जुलाई में आया एंड यहाँ पे इसका एंड हमारा होगा 31 जुलाई, और इसके 6 मंथ तक अपने को क्या करना है, वैल्यूएशन रिपोर्ट हम असिस्टेंट ऑफिसर को अपने हाथ में मांगता है, ठीक है। नाउ जो असिस्टेंट ऑफिसर है जब उसको ये कॉपी मिल जाएगा और वो अगेन अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देगा एसएससी को, एंड देन उस हिसाब से वो वैल्यू ले लेगा, ठीक है।
तो अगेन ये सेक्शन बताओ 142A क्या हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली असिस्टेंट ऑफिसर क्या जा रहा है, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा रहा है एस्टिमेट करवाने के लिए, एफएमबी लेने के लिए। वैल्यूएशन ऑफिसर जहाँ कहाँ जाएगा, एसएससी के पास जाएगा, अपॉर्चुनिटी और बिंग हर्ट लेगा, एविडेंस लेगा एंड देन वो वैल्यूएशन रिपोर्ट देगा। वैल्यूएशन रिपोर्ट किसको देगा, असिस्टेंट ऑफिसर को भी देगा, असिस्टेंट और एसएससी को भी देगा। यहाँ पे एक लाइन मैंने छोड़ दिया कि एसएससी का ही इज़ बाउंड टू कॉपरेट, अगर कॉपरेट नहीं करेगा तो बेस जजमेंट असेसमेंट डायरेक्ट लगा देंगे। यहाँ पे ये जो जाएगा कॉपी ऑफ रिपोर्ट कब तक जाएगा, एंड ऑफ द मंथ के विदिन 6 मंथ तक अपने को कॉपी ऑफ रिपोर्ट मिल जाना चाहिए। और जो कॉपी ऑफ रिपोर्ट मिलेगा उसके बाद असिस्टेंट ऑफिसर अगेन अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देगा एसएससी को कि देख वैल्यूएशन ऑफिसर ये बोला है, तेरा रीज़न अगर कोई एक्सप्लेनेशन है तो बता, एंड वो बताएगा तो गुड, नहीं बताया जो मतलब बेसिकली अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देंगे एंड देन जो भी वैल्यू होगा वो हम वैल्यू ले लेंगे। ओके ओके, तो ये था हमारा सेक्शन, ये 3 सेक्शन अपने हो गए हैं, ये 3 सेक्शन अपना हो गया। ठीक है, तो एक बार अपन बिना देखे बोलती हूँ, आप खाली आंख बंद करके पास सुन लीजिए ये तीनों सेक्शन को। 142(1) ROI फाइल हो रहा है, ROI फाइल नहीं हो रहा है। ROI फाइल नहीं हो रहा है तो अपने को नोटिस फर्स्ट ROI मंगवाने के लिए करना है। सेकंड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स अगर के लिए भी हम नोटिस भेज सकते हैं। थर्ड, अगर अपने को इन्फॉर्मेशन मंगवाना है तो अपन इन्फॉर्मेशन मंगवाने के लिए भी अब भेज सकते हैं। यहाँ पे अपने को स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी चाहिए तो वो भी मंगवा सकते हैं, बट यहाँ पे अपन प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर का ही मंगवा सकते हैं। और यहाँ पे प्रीवियस अप्रूवल चाहिए जॉइंट कमिश्नर को, असिस्टेंट ऑफिसर को। 142 2A 2B 2C 2D में स्पेशल ऑडिट के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे अगर उसको 5 रीजंस थे, अगर वो सब उसको लग रहे हैं असिस्टेंट ऑफिसर को, तो डायरेक्ट कर सकता है एसएससी को ऑडिट के लिए। यहाँ पे ऑडिट कौन करेगा, जो भी चीफ कमिश्नर अपॉइंट करेंगे, फीस भी वो डिटरमाइन करेंगे, बट पे कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि अपने को सो कॉज नोटिस देना बिफोर इशूइंग डायरेक्शन। अगर अपन सो कॉज नोटिस नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे जो एसएससी है वो जाके स्क्वायर्स करवा सकता है अपना रिट पिटीशन हाई कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद फर्दर यहाँ पे ये भी बात थी कि यहाँ पे अगर आप कहीं भी और ऑडिट करवा रहे हो, डजंट मैटर, आपको यहाँ पे ऑडिट करवाना ही करवाना है। उसके बाद यहाँ पे था कि जो भी रिजल्ट आएगा उसका भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देना है, एंड अपना यहाँ पे टाइम लिमिट भी था। टाइम लिमिट में अपना ये था कि विदिन 180 डेज फ्रॉम द जिस दिन आपने डायरेक्शन दिया उसके विदिन 180 डेज हमारा ऑडिट रिपोर्ट हमारे हाथ में होना चाहिए। एंड इसमें हमारा अगर आपने ये स्पेशल ऑडिट बोलने के बाद भी अगर आपने नहीं करवाया स्पेशल ऑडिट तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करवा देंगे, एंड यहाँ पे 10,000 की पेनल्टी लग सकती है और जेल भी हो सकता है। ठीक है, कुछ छूटा क्या, देख लेते हैं कुछ छूटा क्या। ये देखो, ये यहाँ पे ये वाला हो गया, कमिश्नर नॉन कमिश्नर वाला हो गया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट हो गया, अंडर एनी और टाइम लिमिट हो गया, एक्सपेंसेस वाला हो गया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट हो गया, कर सके कुछ भी नहीं छूटा। अब आते हैं 142A में। यहाँ पे अगर असिस्टेंट ऑफिसर को कुछ अगर कॉम्प्लेक्सिटी भी आ रही है फॉर द वैल्यूएशन तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है फॉर कोई भी एफएमबी निकालने के लिए। तो यहाँ पे वो वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, वो एविडेंस लेगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देगा एसएससी को। उसके बाद उसको वैल्यूएशन रिपोर्ट बनानी है। वैल्यूएशन रिपोर्ट उसको विद एंड ऑफ द मंथ के विदिन 6 मंथ में बनानी है, और किसको देनी है, एसएससी को भी देनी है और असिस्टेंट ऑफिसर को भी देना है। नाउ जो भी रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से असिस्टेंट ऑफिसर वैल्यू ले लेगा, बट अगेन अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देगा एसएससी को। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 142 हो गया। अब आते हैं इंटरेस्टिंग एरिया में, दैट इज सेक्शन नंबर 143 असेसमेंट। नाउ पहले उसके लिए अपन पहले सेक्शन देख लेते हैं 143 में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 143 1 पढ़ने वाला है, 143 2 पढ़ने वाले हैं, 143 3 पढ़ने वाले हैं, 143 3A 3B 3C एंड ओके खाली 3C है, वहाँ पे 3D नहीं है, 3C तक ही है। तो यहाँ पे 143 1 में अपन सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं इंटीमेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि ROI फाइल होता है, सर्वर में जाता है, सर्वर में चेक करते हैं कि जो भी वो ROI वाले में जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है कि नहीं, तो उसको वो हमारा 143 1 में होता है, तो अभी वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद 143 2 और 143 पहले हम 143 3 का में पढ़ेंगे, दैट इज स्क्रूटनी असेसमेंट। और 143 2 में इस स्क्रूटनी असेसमेंट का जो नोटिस का टाइम लिमिट है वो 143 2 में बताया गया है। ठीक है, तो अभी पहले अपन ये तीनों सेक्शन पढ़ते हैं, फिर इसका भी क्यूमुलेटिव रिवीजन करेंगे। हम सेक्शन वाइज क्यूमुलेटिव रिवीजन करेंगे। जैसे हमने 142 का भी किया, पहले हम 143 का करेंगे, फिर हम 144 का करेंगे, 145 का करेंगे, देन फिर हम टोटल क्यूमुलेटिव रिवीजन करेंगे बिफोर वी एंटर टू 147। ओके, 143 1 को हम प्यार से इंटीमेशन बोलते हैं, प्यार से समरी असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ समरी असेसमेंट को अपन इंटीमेशन बोलते हैं। तो बेसिकली आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो, रिटर्न फाइलिंग होने के बाद वो क्या होगा, वो प्रोसेस होगा। आप यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग कब करेंगे, 139 के सेक्शन में अगर आप करो तो वेरी गुड, या फिर हमने 142 1 में रिटर्न फाइलिंग मंगवाया है
ठीक है। तो उस केस में अगर आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो तो सबसे पहले वो प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस होगा? वो चेक करेगा कोई अरिथमेटिकल एरर था क्या, ठीक है, कोई इनकरेक्ट क्लेम था क्या जो कि अपेरेंट फ्रॉम एनी इन्फॉर्मेशन है। मतलब रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम देख के ही अपने को समझ में आ जा रहा है कि उस बंदे ने, उस एसएससी ने कुछ इनकरेक्ट क्लेम किया है, या कोई लॉस को डिसअलाउ कर रहे हैं क्योंकि उसने लेट फाइलिंग किया है, ठीक है। मतलब 139(1) के अंदर फाइल नहीं करके कुछ लेट फाइल के, देखो यहाँ पे अपना कुछ लॉसेस हैं जो कि डिसअलाउ हो जा रहे हैं, कुछ एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो रहे हैं, या कोई डिडक्शन डिसअलाउ हो रहे हैं। हम 10 AA 80 ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसमें अपना कंडीशन क्या था कि अपने को 139(1) के अंदर रिटर्न फाइलिंग करना है, बिलेटेड रिटर्न भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस केसेस में अगर हम आप टाइम पे नहीं भर रहे हैं तो यहाँ पे अपना ये सब क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को वो सब देखना है कि उसने टाइम पे नहीं भरा तो वो डिसअलाउ हुआ है कि नहीं, ये नहीं हुआ, ये सब अरिथमेटिकल एरर्स वगैरह सो चेक करने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक इंटीमेशन सेंड करेगा, ये जो भी इसका डिसअलाउ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये जो भी चेंजेस होंगे ना उसका एक इंटीमेशन सेंड कर देगा। तो एसएससी को बता देगा कि तुम्हारा जो रिटर्न फाइलिंग था उसको हमने प्रोसेस करके ये गलती अपने को पता चले। और वो यहाँ पे जो एसएससी है उसको विदिन 30 डेज उसका रिस्पॉन्स करना है कि हाँ वो एग्री करता है कि ये डिसअलाउंस ऐसा होना चाहिए था, या फिर वो एग्री नहीं करता है, ठीक है। अगर 30 डेज तक वो हाउएवर अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो प्रोसेसिंग शैल बी कैरिड आउट इनकॉर्पोरेटिंग द एडजस्टमेंट। तो अगर यहाँ पे अपन 30 डेज तक वेट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से हम एक बार उनको इंटीमेशन सेंड कर देंगे कि देखो ये गलती हुआ। 30 डेज तक भी अगर वो कोई रिप्लाई नहीं किए तो अपन क्या करेंगे, अपना जो प्रोसेसिंग है उसको कैरी आउट कर लेंगे, उसको हमारे जो चेंजेस हमने किया है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। इसमें अपने को उनका परमिशन जरूरी नहीं है, हम 30 डेज़ वेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है इनकरेक्ट क्लेम का मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा इनकरेक्ट क्लेम, इसका मतलब क्या यहाँ पे ऐसे आपको बता दिया। तो अगर वो इनकन्सिस्टेंट इन नेचर है, मतलब सपोज आप ईसीएम में डेप्रिसिएशन WDB के बेसिस में जा रहे हो, फिर आप डेप्रिसिएशन चेंज कर दे रहे हो उस हिसाब से, ऐसा कुछ है जो कि इनकन्सिस्टेंट है अनदर एंट्री से, या फिर मतलब आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड टू सब्सटेंशिएट सच एंट्री हैज़ नॉट बीन फर्निश्ड। तो यहाँ पे क्या था कि आपको कोई एंट्री करना था, उसके लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे और आपने इसको सबमिट नहीं किया है, तो वो हम इसको इनकरेक्ट क्लेम मान लेंगे। या फिर आपने यहाँ पे जो स्टेटरी लिमिट आपको बताया गया उससे एक्सीड आप क्या कर रहे हैं, डिडक्शन या एक्सपेंडिचर आप अलाउ कर दे रहे हैं। जैसे कि सपोज ATC का रिडक्शन में अपना 1,50,000 की लिमिट है, तो अगर आप वो फुलफिल नहीं करें, अपने ATC का रिडक्शन 1,50,000 से ज़्यादा क्या है, तो इसको हम कुछ इनकरेक्ट क्लेम जो कि अपेरेंट है फ्रॉम द रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम से ही, ठीक है। तो ये सब हमारा जो भी इनकरेक्ट क्लेम का एग्जांपल्स है। उसके बाद जो भी टैक्स, इंटरेस्ट एंड फीस पेमेंट होने को है, मतलब ऑब्वियसली आपका जगह रिटर्न फाइलिंग में कुछ चेंजेस होंगे तो आपके जो टैक्स अमाउंट है वो भी चेंज होंगे। आइदर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, अगर आप एक्स्ट्रा पे करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट फीस के साथ पे करेंगे, या फिर आपको क्या हो सकता है यहाँ पे कुछ रिफंड भी मिल सकता है। तो वो केसेस यहाँ पे जो भी होंगे वो हमको बताना है, उसका इंटीमेशन अपने को प्रिपेयर करना है, और उस इंटीमेशन में अपने को ये भी बताना है कि क्या आपका डिमांड, कितना एक्स्ट्रा आपको पे करना है, कितना एक्स्ट्रा आपको रिफंड मिलेगा। ये जो इंटीमेशन जाएगा कहाँ से जाएगा, ये जो इंटीमेशन है शैल बी प्रिपेयर और जनरेटेड एंड सेंड टू द एसएससी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वाज मेड, ठीक है। सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर रुको सपोज 25 जुलाई 2019 में अपना यहाँ पे ये मतलब इस टाइम पे अपना रिटर्न फाइल हुआ है, तो इसका एंड ये कौन सा प्रीवियस ईयर है, 1920 है, तो इसका एंड मतलब इसका एंड क्या होगा 31 मार्च 2020 से लेके 1 ईयर तक, मतलब 31 मार्च 2021 तक अपन क्या कर सकते हैं, ये इंटीमेशन अपन सेंड कर सकते हैं, ओके। टाइम लिमिट याद रखना है, और जो भी अमाउंट रिफंड होना था वो उनको मिल जाएगा। और अगर एनी इंटीमेशन शैल बी सेंड टू द एसएससी इन केस वेयर द लॉस डिक्लेयर्ड बाय एसएससी इज एडजस्टेड बट नो टैक्स इंटरेस्ट और फी, मतलब अपने को अगर कोई लॉस एडजस्ट हुआ है, ठीक है, और इसमें अपना कोई फर्दर इंटरेस्ट वगैरह नहीं आ रहा है, तब भी हमको इंटीमेशन सेंड करना है, ओके। बट सपोज़ यहाँ पे अपन कर लेते हैं कि अपन जो रिटर्न फाइलिंग की है वो पूरा एक्यूरेट की, उसमें कोई भी हमारा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं करना है, कुछ भी अपने को रिफंड नहीं मिलेगा, तो भी क्या इंटीमेशन भेजना है क्या, तो नहीं, तब इंटीमेशन नहीं भेजना है। हम जब रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो एक एक्नॉलेजमेंट आता है, उस एक्नॉलेजमेंट को हम डीम टू बी इंटीमेशन मान लेंगे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सॉफ्टवेयर होगा वो ऐसा डिज़ाइन होगा जिससे कि अरिथमेटिकल इनएक्यूरेसीज, इंटरनल इनकन्सिस्टेंसीज, एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट के बारे में अपने को पता चल जाए, ओके।
तो ये था आपका सेक्शन नंबर 143(1) का डिटेल में। अगर यहाँ पे ये भी है कि कोई भी इंटीमेशन अपन सेंड नहीं करेंगे अगर अपना टाइम बार हो जा रहा है, मतलब 1 ईयर के बाद अगर अपन इंटीमेशन नहीं भेज सकते, अपना जो टाइम लिमिट है उसी में अपने को भेजना है, एंड ये सब है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल कब करते हैं, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, इसको मैं समराइज़ कर रही हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपन जब भी रिटर्न फाइल करते हैं तो 143(1) के अंदर उसका समराइज़ होता है या फिर उसका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन रिटर्न फाइलिंग कब कर रहे हैं, आइदर अपन सेक्शन नंबर 139 के अंदर रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं या फिर अपन सेक्शन नंबर 142 सबसेक्शन 1 के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो जैसे ये रिटर्न अपने कंप्यूटर सिस्टम में जाएगा, यहाँ पे चेक होगा, क्या चेक होगा, ये 5 चीज़ें चेक होगा। सबसे पहले अरिथमेटिकल एरर्स कुछ है तो वो चेक होगा। इनकरेक्ट क्लेम्स जो कि अपरेंट है फ्रॉम द रिटर्न फाइलिंग से ही वो हो गए। अब नाउ यहाँ पे इनकरेक्ट क्लेम्स क्या होते हैं, जो कि इनकन्सिस्टेंट इन नेचर है। सपोज़ आपको इन्फॉर्मेशन कुछ रिक्वायर्ड और आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया वो, या फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो डिडक्शन के अमाउंट का स्टेटरी लिमिट्स आप एक्सीड में डिडक्शन ले रहे हैं, तो वो कुछ एग्जांपल्स है इनकरेक्ट क्लेम के। उसके बाद डिसअलाउंसेस आपका लॉस हो जाएगा, डिसअलाउंसेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स हो जाएगा। अगर आपने कम डिसअलाउंस ऑफ लॉसेस हो जाएगा, एक्सपेंडिचर्स होगा, डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर अगर फर्दर नेचुरल जस्टिस के लिए आप क्या करेंगे, अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम में, तो आपको इंटीमेशन सेंड करना है। ये वो वाला इंटीमेशन नहीं है, ये पहला बस चेंजेस के हैं तो उसका इंटीमेशन सेंड करेंगे। यहाँ पे एसएससी विदिन 30 डेज रिप्लाई करे तो वेल एंड गुड, वरना तो यहाँ पे वो इंटीमेशन सेंड करेंगे एसएससी को, एसएससी 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई करेगा। नहीं करेगा तो जो भी चेंजेस है वो अपन इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्दर अगर रिटर्न फाइलिंग में कुछ भी एडजस्टमेंट होंगे तो हमारे जो टोटल इनकम है वो चेंजेस होगा, तो उससे हमारा टैक्स बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। इंटरेस्ट फीस जो भी कंप्यूट करेंगे वो कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ पे आया, जो भी हमारा हमको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, फीस पे करना है, या फिर रिफ़ंड अपने को मिलने वाला है, प्लस हमने जो एडजस्टमेंट किया उसका अगेन हम क्या करेंगे, इंटीमेशन प्रिपेयर करेंगे, जनरेट करेंगे और एसएससी को सेंड कर देंगे। टाइम पीरियड क्या है, अपने को जिस टाइम पे अपन क्या कर रहे हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर में अपना रिटर्न फाइलिंग हो रहा है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जाएंगे और उस एंड से लेके 1 साल तक का यहाँ पे ये हमारा इंटीमेशन जा सकता है, ठीक है। और जो भी अगर अमाउंट रिफ़ंड वगैरह है तो रिफ़ंड हो जाएगा, टैक्स जो एडजस्टमेंट करना है वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि 1 ईयर के बाद इंटीमेशन नहीं जाएगा। और अगर इनकेस आपका कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं रिटर्न फाइलिंग में, आपने जो रिटर्न फाइलिंग किया है वो एक्यूरेट है, कोई भी इंटरेस्ट टैक्स फीस नहीं पे करना है, कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा, तो इंटीमेशन भेजने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप रिटर्न फाइलिंग करते हैं एक्नॉलेजमेंट इशू होता है, उसको हम डीम इंटीमेशन मान लेंगे। और यहाँ पे जो सिस्टम होगा वो ऐसा प्रिपेयर होना चाहिए कि वो एरिथमेटिकल इनएक्यूरेसीज वगैरह को चेक करें, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1, ओके। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे रेगुलर असेसमेंट या स्क्रूटनी असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट या स्क्रूटनी असेसमेंट में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले अपन 2 चीज़ पढ़ेंगे, 143 सबसेक्शन 2 एंड 143 सबसेक्शन 3। 142 सबसेक्शन 2 इज़ द टाइम लिमिट फॉर द नोटिस इन रेगुलर असेसमेंट। पहले अपने को यहाँ पे टाइम लिमिट ऑफ नोटिस दे दिया है एंड देन अपने को यहाँ पे 143 सबसेक्शन 3 में रेगुलर असेसमेंट होता क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन टाइम लिमिट ही पढ़ लेते हैं, या तो साथ में भी पढ़ सकते हैं, जैसे स्टडी मटेरियल में अपने को साथ में दिया, बट मैं पहले आपको 143 सबसेक्शन 2 का टाइम लिमिट बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगेन अपन रिटर्न फर्निश कर रहे हैं, रिटर्न अपन कब फर्निश करेंगे, सेक्शन नंबर 139 के हिसाब से कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 142 सबसेक्शन 1 के हिसाब से कर रहे हैं। उसके बाद जो असिस्टेंट ऑफिसर है उसको ऐसा लग रहा है कि उसने एक्सेसिव लॉस का डिडक्शन ले लिया है, उसने जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम क्या है वो ठीक नहीं किया है, या फिर कुछ भी उसने इनकम को अंडर एस्टिमेट कर दिया है, ऐसा कुछ भी गड़बड़ अगर एसएससी ऑफिसर को लग रहा है तो वो क्या करेगा, वो नोटिस इशू करेगा। नाउ ये एसएससी को जो नोटिस भेजा जाएगा वो क्यों भेजा जाएगा, आइदर वो बोलेगा कि 2 चीज़ बोल सकता है उस नोटिस में, आइदर तो तुम खुद आओ, ठीक है, तुम खुद आओ अटेंड करो हमको, फिर हम फेस टू फेस बातें करेंगे, या फिर तुम ये बुक्स ऑफ अकाउंट XYZ बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करो। नाउ टाइम लिमिट क्या होगा, टाइम लिमिट क्या होगा, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फर्निश्ड। अगेन वहाँ पे 1 ईयर था इंटीमेशन का, यहाँ पे 6 मंथ, मतलब कि 25 जुलाई 2019 में आपका रिटर्न फाइलिंग हो रहा है, तो इसका एंड क्या होगा 1920, मतलब 31 मार्च 2020 होगा। उसके 6 मंथ तक आपको क्या करना है, नोटिस भेजना है, रेगुलर असेसमेंट अगर करना है, स्क्रूटनी असेसमेंट अगर आपको करना है तो, ठीक है। यहाँ पे ये जो होगा यहाँ पे ये जो बातें हैं वो क्या है कि नोटिस शुड बी सर्व्ड
सर्व मतलब क्या है, ये यहाँ पे आपके जो एसएससी हैं उसके तक पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। ये नोटिस आपको 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फर्निश तक सर्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तो भी टाइम बार नहीं होगा, वरना आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम बार होगा। यहाँ पे जो बातें हैं वो इशू का टाइम लिमिट नहीं है, यहाँ पे वो सर्व का टाइम लिमिट दिया गया है। वंस अगेन 143 सबसेक्शन 2 बोल रही हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आप जो भी रिटर्न फाइल कर रहे हो सेक्शन नंबर 139 या सेक्शन नंबर 142 सबसेक्शन 1 और एओ को लग रहा है कि आपने कुछ गलती की, आपने एक्सेसिव लॉस कंप्यूट कर लिया, आपने इनकम को अंडर एस्टिमेट कर दिया है, आपने टैक्स कम पे किया है, तो यहाँ पे एसएससी नोटिस भेज सकता है आइदर अटेंड करवाने के लिए या प्रोड्यूस करवाने के लिए। टाइम लिमिट के कि जो नोटिस है वो सर्व हो जाना चाहिए आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फर्निश्ड, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3 दैट इज रेगुलर स्क्रूटनी, रेगुलर असेसमेंट या स्क्रूटनी असेसमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे एक नॉर्मल सा असेसमेंट होता है। अगर असिस्टेंट ऑफिसर को कोई भी डाउट लग रहा है या फिर वो ऐसे ही बस ये देखने के लिए कि तुम ठीक से बस ये देखने के लिए कि तुम द असिस्टेंट ऑफिसर और द प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सपेंडेड टू एंश्योर, ये देखने के लिए कि जो एसएससी है वो अपना इनकम को अंडरस्टेट तो नहीं किया या फिर या फिर उसने एक्सेसिव लॉस तो कंप्यूट नहीं कर लिया है या फिर उसने कोई टैक्स को अंडरपे तो नहीं कर लिया, इसके लिए वो नोटिस इशू कर सकता है नॉर्मल मैनर में रेगुलर असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिस विल बी ए स्क्रूटनी असेसमेंट। यहाँ पे आपको देखिए, इट मे बी नोटेड द नोटिस फॉर द डिटेल स्क्रूटनी कैन नॉट बी इशूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वॉज फर्निश्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्व वर्ड यूज़ नहीं किया है, बट वीजी सर के बुक में हमको जो वर्ड यूज़ हुआ है वो सर्व यूज़ हुआ है। तो अब मैं क्लियर करती हूँ इसको, आपको फर्दर बताऊँगी क्या होगा। सर्व होगा कि इशू आगे सर्व ही होगा, बट वी विल क्लियर इट, ठीक है। तो मैं कहाँ थी, सबसे पहले सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 2 क्लियर है। सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3 में क्या था कि अगर उसको लग रहा है, अगर उसको इंश्योर करना है कि कहीं ये सब काम नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा, स्क्रूटनी असेसमेंट करेगा, उसके लिए ये नोटिस भेजेगा, ठीक है। ये नोटिस भेजने के बाद यहाँ पे क्या होगा, नोटिस भेजने के बाद उसके पास एविडेंस वगैरह आएंगे और उस एविडेंस को क्या करेगा, हियर करेगा और उसके बाद सारे जो रेलेवेंट मटेरियल्स है वो लेगा और एक असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा और जितना भी उसका अमाउंट पे करना है फर्दर या अमाउंट नहीं पे करना है वो सब उसको बता देगा, ठीक है। यहाँ पे 2 केसेस है, आप चैरिटेबल वाला एक है और एक हॉस्पिटल वाला है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल वाले को सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 4C के अंदर क्या करना पड़ता है, रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है। और यहाँ पे अपन जब भी हॉस्पिटल का इनकम कंप्यूट करते हैं तो अपने को यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन दिए रहते हैं सेक्शन नंबर 10 में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा रहता है कि वो अगर वो कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो ही उसको ये एग्जाम्पशंस मिलेंगे, ठीक है। फर्दर अगर पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो असिस्टेंट ऑफिसर है उसको ऐसा कुछ लग रहा है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर के पास पावर नहीं है कि उस एग्जाम्पशन को वो विड्रॉ करे। यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर किसके पास जाएगा, असिस्टेंट ऑफिसर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। असिस्टेंट ऑफिसर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा कि क्या सेक्शन नंबर 10 का कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है क्या। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई लगेगा तो वो विड्रॉ करेगा एग्जाम्पशन या फिर वो एओ को ऑर्डर देगा एग्जाम्पशन विड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे एओ के पास पावर नहीं है कि वो खुद से कोई भी एग्जाम्पशन को विड्रॉ कर सके। एंड सिमिलर विद चैरिटेबल जैसे सेक्शन नंबर 11 एंड 12 की जो कंडीशंस अगर वो मीट नहीं हो रहा है असिस्टेंट ऑफिसर का ऐसा लग रहा है तो अगेन उसके पास पावर नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ठीक लगा तो वही करेगा, ठीक है। यहाँ पे यही है कि ओके, तो ये हॉस्पिटल और चैरिटेबल वाला समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा है कि जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है वो अपना वो उनको जो टैक्स एग्जाम्पशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा इन विच इट्स रिसीव फ्रॉम कमर्शियल एक्टिविटीज़ एक्सीड 20% ऑफ टोटल रिसिप्ट, ठीक है। वेदर और नॉट द रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल ग्रांटेड और नोटिफिकेशन इशूड है, कैंसिल है, विड्रॉ है या जो भी है। तो यहाँ पे अगर उनका जो कमर्शियल रिसिप्ट है वो उनका 20% से ज़्यादा 20% ऑफ टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे उनको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, डजेंट मैटर कौन विड्रॉ कर रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये रेगुलर असेसमेंट है। रेगुलर असेसमेंट में देखो क्या है, यहाँ पे अपना फर्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे कोई रीज़न टू बिलीव नहीं है। यहाँ पे मतलब रीज़न टू बिलीव मतलब यहाँ पे जो असिस्टेंट ऑफिसर है ना उसके पास कोई प्रूफ एविडेंस वगैरह नहीं है। वो जस्ट क्योंकि आपके जो ट्रांजेक्शन है वो काफ़ी हाई वॉल्यूम के हैं, हायर अमाउंट्स के हैं, तो उसको ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा बिजनेस है आपका, तो डाउट हो सकता है कि हाँ इसने टैक्स कुछ इवेट कर रखा होगा, तो बस हो जाएगा। उसके पास कोई रीज़न टू बिलीव नहीं है। रीज़न टू बिलीव मतलब आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक रेगुलर असेसमेंट है और इसमें एक CBDT का सर्कुलर आया हुआ है और वहाँ पे वो असिस्टेंट ऑफिसर को बोला है कि इनको डेली उनको मतलब ईयरली 3 to 5% के हिस्से से खाली रेगुलर असेसमेंट करना है,
ठीक है। मतलब उनके पास बहुत सारे फाइल आते हैं, उनको उन लोग सैम्पलिंग बेसिस में या जैसे भी बेसिस में सिलेक्ट करते हैं, उसका रेगुलर असेसमेंट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 2 में वो नोटिस भेजते हैं, ठीक है। और नोटिस का हमने टाइम पीरियड पढ़ा कि नोटिस शैल बी सर्व्ड 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम वॉज डन। इनके सबका ROI ही फाइल नहीं हुआ है तो क्या आप नोटिस भेज सकते हो क्या? नहीं, ROI फाइल नहीं किया, या फिर आप 143(2) का नोटिस नहीं भेज रहे हो और 143(3) में आप असेसमेंट कर दे रहे हो, तो ये जो असेसमेंट होगा उसको हम वर्ड मान लेंगे, क्योंकि आपको नोटिस भेजना कंपलसरी है। आपको बताना है पहले कि असेसमेंट कैसा हो, एविडेंस मंगवाना है। उस नोटिस में आप इधर बुला सकते हैं उस पर्सन को, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका रीज़न टू बिलीव नहीं, यहाँ पे आपको सिंपल ऐसा डाउट है कि कहीं टैक्स कहीं वो कम तो पे नहीं कर रहा है, कहीं वो इनकम को कम तो नहीं दिखाए, कहीं ज़्यादा लॉस तो नहीं दे रहा है, ये सब आपका डाउट है, तो आप रेगुलर असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर यहाँ पे अपने हॉस्पिटल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वाला पढ़ा कि एग्जेम्पशन विड्रॉ करने का पावर असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं है, वो जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बोलेगा, ओके। एंड जितना अमाउंट उसको फर्दर पे करना है वो उसको बता देगा, जो भी एविडेंस उसको मिलेगा उस हिसाब से कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। नाउ आता है अच्छा सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 144। सॉरी, यहाँ पे ये सेक्शन रह गया अपना 143 3A 3B 3C। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फाइलिंग के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे CG नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में इशू करके असेसमेंट के लिए, असेसमेंट में ग्रेटर एफिशिएंसी हो बोल के क्या कर सकता है वो ना, इंटरफेस को एलिमिनेट कर सकता है, एलिमिनेट द इंटरफेस बिटवीन द असेसिंग ऑफिसर एंड द SSC, ठीक है। मतलब वो इतना टेक्नोलॉजिकल फिजिबल बना देगा, सॉरी, इतना टेक्नोलॉजिकल फिजिकल बना देगा कि यहाँ पे जो भी इंटरफेस का इशू आता है यहाँ पे, मतलब उनका जो इंटरफेस है उन लोग जैसे कम्युनिकेट करें, बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। वो एक टीम बेस्ड असेसमेंट इंट्रोड्यूस कर देगा और वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन करेगा। मतलब बेसिकली एक जस्ट रीड सेक्शन है, इसमें आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन लाके ई असेसमेंट स्कीम कर सकते हैं, जहाँ पे वो मतलब ईजियर वे से क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, ग्रेटर एफिशिएंसी असेसमेंट कर सकते हैं, जो भी डिफिकल्टीज है कम्युनिकेशन का उसको हटा सकते हैं। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जितना भी रिसोर्स रहता है उसको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन में ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड यहाँ पे टीम बेस्ड असेसमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 144 में। सेक्शन नंबर 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। यहाँ पे कुछ केसेस है जहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। क्या क्या केसेस है सबसे पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट है, एक कोई भी पर्सन, इफ एनी पर्सन फेल्स टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 139 एंड हैज़ नॉट फाइल रिटर्न अंडर बिलेटेड रिटर्न या फिर रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 139(5), ठीक है। तो यहाँ पे वो 139(1) में ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, हमने इसको टाइम दिया बिलेटेड रिटर्न तक का, वो भी नहीं फाइल किया, रिवाइज रिटर्न भी फाइल नहीं कर रहे हैं, तो ये वन ऑफ द केसेस है। मतलब वो रिटर्न फाइलिंग ही नहीं कर रहे, तो अपन क्या करेंगे, अपन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं, अपन मतलब असिस्टेंट ऑफिसर कर सकता है, ठीक है। या फिर वो कंप्लाई नहीं कर रहा है, फेल्स टू कंप्लाई विद ऑल द टर्म्स ऑफ ए नोटिस इशूड अंडर सेक्शन नंबर 142(1) और डायरेक्शन अंडर 142(2)A। तो हम 142(1) का 1, 2, 3 पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हम ROI मांगते हैं, फिर हम इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है, ये सब मांगते हैं। और यहाँ पे अपने 142(2A) 2B 2C 2D में स्पेशल ऑडिट करने के लिए असिस्टेंट ऑफिसर क्या बोलता है, SSC को बोलता है और डायरेक्शन इशू करता है। तो अगर वो बात ये नहीं मान रहे तो हमने उसमें भी पढ़ा था कि अपन क्या करेंगे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेंगे, ठीक है। थर्ड में है कि उसने कंप्लाई नहीं किया है 143(2) का, मतलब हमने उसको नोटिस भेजा। अभी जो हम रेगुलर असेसमेंट स्क्रूटनी असेसमेंट जो पढ़ रहे हैं उसके लिए हमने नोटिस भेजा, हमने उसको बोला तो अगर तुम खुद आओ या फिर तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भेजो, और उसने वो भी नहीं भेजा, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये 4 केसेस होता है, 4 मतलब ये 2 केसेस है, इसमें अपन 142(1) वाले केस ले लेंगे, 142(2A) वाले केस ले लेंगे। तो ये बेसिकली 4 केसेस है जहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। 139(1), 139(4), 139(5) का नॉन कंप्लायंस, 142(2A) का नॉन कंप्लायंस, सॉरी 141(2A) का नॉन कंप्लायंस, 142(2A) का नॉन कंप्लायंस, 142(1) का नॉन कंप्लायंस। उसके बाद यहाँ पे 143 सबसेक्शन 2 का नॉन कंप्लायंस। ये सब कुछ रीजंस है कि जहाँ पे आपका बेस्ट जजमेंट हो सकता है। यहाँ पे आप जो असिस्टेंट ऑफिसर है सारे मटेरियल, सारे रिलेवेंट मटेरियल्स को गैदर करके यहाँ पे क्या करेगा, असेसमेंट कर देगा। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड गिवन होगा, ठीक है, और टैक्स लायबिलिटी उससे डिटरमाइन हो जाएगा।
यहीं पे है कि बिफोर मेकिंग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो असिस्टेंट ऑफिसर है वो एक सारे रेलेवेंट मटेरियल्स गैदर करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, एंड सच अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन बाय एसएससी ऑफिसर बाय सर्विंग अ नोटिस। तो ये जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा उसके लिए एक नोटिस सर्व करेगा अपन द एसएससी टू शो कॉज ऑन अ डेट एंड टाइम टू बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस एंड द असेसमेंट शुड नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टू द बेस्ट ऑफ इज जजमेंट। अच्छा, यहाँ पे आपको ये बता, मतलब एक शो कॉज नोटिस देगा। शो कॉज नोटिस का वर्डिंग्स क्या रहता है कि भाई तुम बताओ कि हम क्यों तुम्हारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं करें, तुमने इधर गलती की, तुमने इधर गलती की, तुमने इधर गलती की, तो तुम बताओ कि हम तुम्हारा क्यों बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं करें। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, however when a notice under section number 142(1) has been issued prior to making of an assessment it is not okay। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 142(1) में हमने जो सबसे पहले रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम के लिए एक नोटिस भेजा था, अगर हम वो नोटिस भेज रहे हैं ना तो अपन को फर्दर यहाँ पे भेजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें अपन पढ़े थे 142(1) में अपन पढ़े थे कि अगर हम ये सब नोटिस भेज रहे हैं एंड फर्दर वो अपने को रिप्लाई नहीं किया, अपन रिटर्न ऑफ इनकम मांगे, अपन को इन्फॉर्मेशन मांगे, तो वो अपने को नहीं दे रहा है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन को अगर अपन वो वाला भेजे और वो रिप्लाई नहीं किया तो अगर वो फर्दर अपने को ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे अपन डायरेक्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 144 एंड एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, फिर यहाँ पे अपना पहले कि वो 2 सेक्शन और पढ़ने हैं, वो 2 सेक्शन पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल रिवाइज। ओके, उसके बाद सेक्शन नंबर 144A है, देयर इज पावर ऑफ जॉइंट कमिश्नर टू इशू डायरेक्शन इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर के पास भी पावर है कि वो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। यहाँ पे जो डायरेक्शन इशू करेगा वो असिस्टेंट ऑफिसर को करेगा। जो उसका वर्डिंग्स पढ़ते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि जॉइंट कमिश्नर आइदर अपने खुद के मोशन में या उनको अगर कोई रेफरेंस कर रहा है, ठीक है, मतलब देखो जॉइंट कमिश्नर है, अपना जॉइंट कमिश्नर है, आइदर वो खुद से देखो जॉइंट कमिश्नर है, आइदर वो खुद से या असिस्टेंट ऑफिसर बोल रहा है, या हमारा एसएससी भी बोल सकता है। एसएससी को लग रहा है कि जो असिस्टेंट ऑफिसर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो जाके जॉइंट कमिश्नर के पास जाएगा, ठीक है, या फिर इसको अगर कोई हेल्प चाहिए, इसको कुछ डायरेक्शन चाहिए, कहीं पे जाके अटक गया है, तो वो जॉइंट कमिश्नर को रेफर कर सकता है, या फिर जॉइंट कमिश्नर खुद से भी कर सकता है। वो क्या करेगा, कॉल करेगा और एग्जामिन करेगा, कॉल एंड एग्जामिन करेंगे क्या जो भी रिकॉर्ड जिसमें हमारा जो असेसमेंट है वो पेंडिंग है, ठीक है, मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवाएगा, उसको एग्जामिन करेगा जिस भी केसेस में हमारा असेसमेंट पेंडिंग है, और अगर उसको लगा कि उसका जो नेचर है और उसका जो अमाउंट है, उसका जो वॉल्यूम है, इसमें डायरेक्शन देना जरूरी है, तो वो डायरेक्शन देगा टू असिस्टेंट ऑफिसर। वो जो गाइडेंस देगा वो असिस्टेंट ऑफिसर को देगा। एंड यहाँ पे ये जो गाइडेंस देगा असिस्टेंट ऑफिसर को, असिस्टेंट ऑफिसर के ऊपर वो बाइंडिंग होगा, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसा कुछ भी ये जो जॉइंट कमिश्नर, अगर यहाँ पे ये जो जॉइंट कमिश्नर जो भी गाइडेंस दे रहा है असिस्टेंट ऑफिसर को जो भी गाइडेंस दे रहा है, अगर वो अगेंस्ट एसएससी है तो इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो एसएससी है ये कोई भी अपील नहीं कर सकता अगेंस्ट जॉइंट कमिश्नर कि उन्होंने ऐसा डायरेक्शन दिया, देयरफॉर असिस्टेंट ऑफिसर ने ऐसा काम किया। हाँ, असेसमेंट खत्म होने के बाद अपन अपील का दरवाजे खटखटा सकते हैं, अभी नहीं खटखटाएंगे। तो एक बार फिर से मैं बताती हूँ, यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर आंख बंद करके सुनो। जॉइंट कमिश्नर यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अपने मोशन में या असिस्टेंट ऑफिसर बोलेगा या एसएससी बोलेगा तो वो कॉल कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट जिसमें अपना जो असेसमेंट है वो पेंडिंग है, ठीक है। अगर वो जब वो चेक करेगा, वो कॉल करेगा, वो एग्जामिन करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसका जो अमाउंट है वो उसका जो नेचर है वो ऐसा है कि इसमें आपको असिस्टेंट ऑफिसर को डायरेक्शन देना जरूरी है, तो वो डायरेक्शन दे देगा असिस्टेंट ऑफिसर को। ना जो भी डायरेक्शन देगा असिस्टेंट ऑफिसर को वो बात माननी ही है। बट अगर ये जो डायरेक्शन इशूड है वो अगेंस्ट एसएससी है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है। बट हाउएवर यहाँ पे जो एसएससी है वो ड्यूरिंग द असेसमेंट कोई भी अपील नहीं कर सकता विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट कमिश्नर, ठीक है। फिर यहाँ पे 144B है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट एक रीड पर्पस के लिए है। 144C पढ़ते हैं। यहाँ पे अगेन यहाँ पे अपना क्या है, प्रोविजन फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव डीआरपी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में अल्टरनेटिव एक आया है, वो पढ़ लेते हैं। 144C में क्या होता है, देखो मैं आपको पहले पर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, फिर आप इसके बाद वर्डिंग्स पढ़ लेना। 144C में क्या होता है, जब भी असिस्टेंट ऑफिसर कोई भी असेसमेंट करता है ना, ठीक है, असेसमेंट करता है तो वो सबसे पहले जो भी नोटिस है वो भेजता है।
नोटिस भेजने के बाद वो ऑर्डर, पहले यहाँ पे ये नोटिस भेजेगा, नोटिस एक्सेप्ट करेंगे हमारे एसएससी वाले, और वो फिर ऑर्डर पास करेगा। यहाँ पे जो अपना ऑर्डर है, पहले जो भी ऑर्डर होता है पहले अपन ड्राफ्ट ऑर्डर भेजते हैं एंड देन अपन फाइनल ऑर्डर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी असिस्टेंट ऑफिसर अपना असेसमेंट करेगा तो उसको एक ड्राफ्ट ऑर्डर फॉलोइंग केसेस में भेजना है। ड्राफ्ट ऑर्डर फॉलोइंग केसेस में भेजना है। फर्स्ट है हम फॉरेन कंपनी को भेजेंगे। अगर हमारे असेसमेंट से कोई भी फॉरेन कंपनी का इनकम कम हो रहा है, इनकम कम हो रहा है, टैक्स कम हो रहा है, तो उस केस में अपने को फॉरेन कंपनी को सबसे पहले ड्राफ्ट ऑर्डर भेजना है। देन फॉरेन कंपनी अपना चेक वर्क करेगा और वहाँ पे अगर उनको ठीक लगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक नहीं लगा तो वो ऑब्जेक्शन देंगे। या फिर हम अदर एसएससी को करेंगे, अगर यहाँ पे टोटल इनकम में अगर कोई भी वेरिएशन हो रहा है तो उनको भी भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसोसिएशन ऑफिसर है वो अपना जो ड्राफ्ट ऑर्डर है एसएससी को भेजेगा, एसएससी को भी भेजेगा, फॉरेन कंपनी को भी भेजेगा। फॉरेन कंपनी को भी भेजेगा, क्यों भेजेगा? अगर कोई भी इनकम कम हो रहा है तो भेजेगा, और एसएससी जो है उसको भी ये ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगा। ना यहाँ पे विदिन 30 डेज रहता है, एसएससी के पास 30 डेज है कि आइदर वो ड्राफ्ट ऑर्डर को वो एक्सेप्ट करे या ऑब्जेक्ट करे। एक्सेप्ट करेगा, वेल एंड गुड। अगर एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे जो एसएससी अगर एक्सेप्ट करे तो एओ एक फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। कब से? विदिन 1 मंथ। अगर फर्दर 30 डेज़ के अंदर यहाँ पे फर्दर 30 डेज़ के अंदर एक फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्सेप्टेंस का केस हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट कर रहा है तो अगर हमारा जो एसएससी है वो अगर वो ऑब्जेक्ट कर रहा है तो वो ऑब्जेक्शन किसको किसको भेजेगा? फर्स्ट तो एओ को भेजेगा, सेकेंड वो डीआरपी को भी भेजेगा। ठीक है, वो हमारा डीआरपी को भी अपना ऑब्जेक्शन क्लेम करेगा। नाउ यहाँ पे पिक्चर में आया अपना डीआरपी। डीआरपी क्या करेगा? डीआरपी अपन को क्या करता है? इशू करेगा डायरेक्शंस। ये डायरेक्शन किसको करेगा? एसएससी ऑफिसर को करेगा, एंड ये जो भी डायरेक्शन करेगा वो बाइंडिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर एसएससी फाइल करे ऑब्जेक्शन और डीआरपी, तो यहाँ पे जैसे ही डीआरपी के पास ऑब्जेक्शन आया तो डीआरपी को विदिन 9 months ऑफ द ऑब्जेक्शन ऑफ द एसएससी वो क्या करेगा? एविडेंस गैदर करेगा, मटेरियल गैदर करेगा, एंड उसके बाद उसको जैसा भी ठीक लगे वैसा वो डायरेक्शन इशू करेगा एसएससी ऑफिसर को कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कि इसका जो ऑब्जेक्शन है वो ठीक है नहीं है, ये सब अपने को एसएससी ऑफिसर को बताएगा। ठीक है, और जैसे उसको डायरेक्शन मिलेगा वो अगेन असिस्टेंट ऑफिसर क्या है वो फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। अगेन विदिन 30 डेज फाइनल ऑर्डर पास कर देगा, जिस टाइम फ्रॉम द मंथ इन विच उसको डायरेक्शंस मिले हैं। और जो भी यहाँ पे इसको डायरेक्शंस मिलेंगे वो बाइंडिंग होगा। यहाँ पे जो डीआरपी है वो क्या कर सकता है? कोई भी पेनल्टी को एनहेंस कर सकता है या फिर रिड्यूस भी कर सकता है, दोनों कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एक बार फिर से आपको यहाँ पे समराइज़ करती हूँ, फिर अपन ये बार इस वीडियो को एक बार एंड करेंगे, एंड देन सेक्शन नंबर 147 से अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो फर्स्ट वन सेकेंड बताती हूँ यहाँ पे डीआरपी पिक्चर में कब आएगा। डीआरपी पिक्चर में आएगा जब ड्राफ्ट ऑर्डर एसएससी ऑफिसर एसएससी को भेजेगा, और यहाँ पे एसएससी का ऑब्जेक्शन रहेगा तो वो जाके एसएससी ऑब्जेक्शन अगर करेगा तो एसएससी ऑफिसर और डीआरपी को भेजेगा अपना ऑब्जेक्शन। नाउ डीआरपी 9 months तक क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, एंड देन इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद वो डायरेक्शन देगा किसको? असिस्टेंट ऑफिसर को। जो भी डायरेक्शन दिया वो हमारा बाइंडिंग होना चाहिए। ठीक है, वो हमारा बाइंडिंग होना चाहिए। नाउ विदिन 30 डेज जैसे उसको डायरेक्शन मिला उसके 30 डेज़ के अंदर जो यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर है वो फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। यहाँ पे ये डीआरपी क्या कर सकता है? डीआरपी क्या असिस्टेंट ऑफिसर के बारे में सुनेगा कि एसएससी के बारे में सुनेगा? वो नेचुरल जस्टिस मेंटेन करेगा। मतलब वो क्या कर सकता है? वो रिड्यूस भी कर सकता है पेनल्टीज़ को, एनहेंस भी कर सकता है। अगर उसको ये जो 9 months का टाइम लिया उसमें वो एनहेंस भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है। इनकेस वो एनहेंस कर रहा है और यहाँ पे हमारा जो एसएससी है वो एग्रीव्ड है तो असेसमेंट खत्म होने के बाद वो क्या करेगा? आईटेट के पास जाएगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी के एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे फिर फर्दर इसकी सुनवाई हो सकती है। ठीक है, तो ये सब सेक्शंस है। एक बार क्या करते हैं, एक बार मैं आपको शुरू से लेके एंड तक 10 मिनट के अंदर आपको एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ, जिससे कि आपका ये बार ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देन सेकेंड से अपन रीअसेसमेंट वाला करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपन? ये देखो, सबसे पहले अपन पढ़े थे सेक्शन नंबर 142(1), इसमें अपन 1, 2 एंड 3 पढ़े थे। ठीक है, फिर 142(2) स्पेशल ऑडिट का है, 142A पढ़े थे, 143 1 पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, 144 पढ़ लिए, A एंड C पढ़ लिए, 145 एंड 241A बचा अपना। 145 मतलब मेथड ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर था। तो यहाँ पे क्या था कि जो पीजीबीपी है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं? पीजीबीपी को यहाँ पे कैश बेसिस में कर सकते हैं, एक्रूअल बेसिस में कर सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करे तो यहाँ पे अपना सेक्शन नंबर 144 लग जाएगा। ICDS हमको फॉलो करना रहता है, तो बेसिकली ये आपका 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर है। 241A क्या है? 241A इसमें तो रेफरेंस नहीं आया, बट 241 में A में क्या होता है कि जब भी हम कोई असेसमेंट करते हैं, ठीक है,
तो अगर अपन का कोई भी रिफ़ंड है, अगर अपना कोई भी रिफ़ंड है अंडर सेक्शन नंबर 143(1), अपने जब इंटीमेशन सेंड किया था, ठीक है, जब प्रोसेस किया रिटर्न को, उसमें कोई रिफ़ंड है, या 143(2) में जब हम रेगुलर असेसमेंट की, उसमें अपने को पता चला कि कुछ रिफ़ंड है, ठीक है। नहीं, देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। 143(1) के अंदर आपका रिफ़ंड है और अपना 143(3) का असेसमेंट चल रहा है, और यहाँ पे जो असेसिंग ऑफिसर है उसको ऐसा लग रहा है कि इसका अगर अपन रिफ़ंड देंगे तो वो इसको हार्म करेगा, एडवर्सली अफेक्ट करेगा। तो फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे क्या हो सकता है, जो ये यहाँ पे जो रिफ़ंड है, अगर उसके पास रीज़न टू बिलीव है, रीज़न टू बिलीव मतलब उसके मतलब रीज़न के साथ, यहाँ पे उसको क्यों लग रहा है कि इसको एडवर्सली अफेक्ट करेगा, उस रीज़न के साथ वो क्या कर सकता है, उस रिफ़ंड को फॉर द टाइम बिंग विथ होल्ड कर सकता है, अपने पास रख सकता है। एक बार असेसमेंट ख़त्म होगा तभी वो उसको रिफ़ंड देगा, ऐसा एक केस है, ठीक है। ओके, अभी पढ़ते हैं ये वाला सेक्शन नंबर 142(1). जब मैं शुरू से यहीं से आपको दिखाती हूँ तो आपकी अपने को भी ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको भी स्क्रीन में दिखे। देखो, सबसे पहले इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, सेक्शन नंबर 142 सबसेक्शन 1। यहाँ पे मैंने बताया कि आपको रिटर्न फाइलिंग करना रहता है। अगर आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो, वेल एंड गुड। अगर आप रिटर्न फाइलिंग नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको असिस्टेंट ऑफिसर एक नोटिस भेजेगा, उसमें आपको रिटर्न फाइलिंग करने के लिए बोलेगा, या वो फर्दर नोटिस भेज सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करवाने के लिए, या आपसे वो इन्फॉर्मेशन वगैरह मांग सकता है। यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मांगेगा उसमें आपका स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ भी इंक्लूड हो सकता है। बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ मांगेगा उसमें आपको प्रायर अप्रूवल, उसमें असिस्टेंट ऑफिसर को प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर चाहिए। और फर्दर यहाँ पे जो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगेगा वो पिछले 3 साल तक का ही मांग सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं मांग सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि ऑडिट अंडर सेक्शन नंबर 142। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अगर जो असिस्टेंट ऑफिसर है उसको ऐसा लग रहा है कि क्यों लग रहा है, हमारा रीज़न क्या था, हमारा रीज़न ये था कि हमारा रीज़न क्या था कि कोई केस पेंडिंग है या फिर अपन उसको रीओपन कर रहे हैं। बट वैसे इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न पाँच या छः थे, ये 6 थे। इसमें कि इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के, अगर असिस्टेंट ऑफिसर ओपिनियन में है कि इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के अगेंस्ट में उसका वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स ऐसा, उसका अकाउंट्स का कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा है, स्पेशलाइज नेचर ऑफ बिजनेस है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन है, या उसको करेक्टनेस का डाउट है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, डायरेक्शन इशू करेगा असिस्टेंट ऑफिसर, एसएससी को डायरेक्शन इशू करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो डायरेक्शन इशू करेगा बेसिकली स्पेशल ऑडिट करवाने के लिए बोलेगा। स्पेशल ऑडिट कौन करेगा, अकाउंटेंट करेगा। यहाँ पे जो चीफ कमिश्नर है वो अपॉइंट करेंगे आपके कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका जो फीस वगैरह है वो डिटरमाइन करेगा, बट पे कौन करेगा, यहाँ पे पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है मतलब यहाँ पे अपने को एक शो कॉज नोटिस इशू करना है। यहाँ पे आपको ये बताना है, असिस्टेंट ऑफिसर एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा एसएससी को, और वहाँ पे वो पूछेगा तो कि तुम बताओ कि क्यों तुम्हारा हम स्पेशल ऑडिट ना करवाएं, ठीक है। एक यहाँ पे शो कॉज नोटिस भेजेगा। शो कॉज नोटिस भेजना बहुत ही जरूरी है। फिर फर्दर अपन पढ़े थे कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है, कंपनी ऑडिट के लिए लायबल है कि नहीं है। अगर यहाँ पे आपको डायरेक्शन मिला है कि आपको ऑडिट करवाना है तो आपको ऑडिट करवाना है। एंड यहाँ पे आपको नॉट एक्सीडिंग 180 डेज जो ऑडिट रिपोर्ट है वो असिस्टेंट ऑफिसर के हाथ में मांगता है विद इन 180 डेज। 180 डेज में यहाँ पे क्या हो सकता है, आप एक्सटेंड भी कर सकते हो या फिर असिस्टेंट ऑफिसर सो मोटो भी एक्सटेंड कर सकता है, बट ये एक्सटेंडेड पीरियड को इंक्लूड करके 180 डेज है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि एक्सपेंसेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगा। उसके बाद हमने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड 2 केसेस में पढ़ा था। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि सो कॉज नोटिस देना है। सेकंड अपना ऑडिट रिपोर्ट में जो भी रिजल्ट निकला, अगर उसे लग रहा है कि एसएससी इन डिफॉल्ट है तो यहाँ पे अगर अपन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, उसको किसको देंगे, एसएससी को देंगे। मैंने एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया कि अगर अपन सो कॉज नोटिस नहीं भेज रहे हैं तो यहाँ पे जो एसएससी है उसके पास पावर है कि वो जाके हाई कोर्ट के पास जा सकता है। वहाँ पे क्या होगा, वो रिटेशन उसको वो राइट पिटिशन को स्क्वैश करवा सकता है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये जो ऑडिट वाला सेक्शन अगर हम इसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो असिस्टेंट ऑफिसर है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करवा देगा हमें। अभी पढ़ कर आए हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में एक केस है, ताकि वो जो स्पेशल ऑडिट है वो अगर हम नहीं करें तो उसमें हमारा BJA हो सकता है। उसके बाद अपना पेनल्टी लग सकता है ₹10,000 तक, यहाँ पे अपना जेल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस करना है, तो यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर अगर उसको लग रहा है असेसमेंट या रीअसेसमेंट के केसेस में कि उसको कुछ एस्टिमेट वैल्यू निकालना है, कुछ FMV निकालना है, तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रिफर कर सकता है ना। वैल्यूएशन ऑफिसर क्या कर सकता है, एसएससी से बात कर सकता है, एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे सकता है। एंड अगर यहाँ पे जो एसएससी है उसको कॉर्पोरेट करना है, अगर वो एसएससी कॉर्पोरेट नहीं करेगा तो जो वैल्यूएशन ऑफिसर है वो बेस्ट जजमेंट के हिसाब से निकाल देगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यूएशन रिपोर्ट होगा वो असिस्टेंट ऑफिसर को भी देगा, उसके साथ साथ एसएससी को भी देगा। कब से देगा, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। 25 जुलाई को हो रहा है तो उसका एंड ऑफ द मंथ अपन 31 जुलाई को जाएंगे। उसके विद इन 6 मंथ यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफिसर को क्या करना है, अपना रिपोर्ट देना है। और जैसे ही असिस्टेंट ऑफिसर को जो रिपोर्ट मिलेगा वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा अगेन एसएससी को, एंड जो भी वैल्यू आपको वैल्यूएशन ऑफिसर बताया है वो वैल्यू अपन ले लेंगे।
उसके बाद आते हैं अपन सेक्शन नंबर असेसमेंट में। तो जैसे ही अपना 143(1) में अपना क्या होता है, प्यार से हम उसको समरी बोलते हैं, प्यार से हम इसको इंटीमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही अपना रिटर्न फाइल होता है, ठीक है, रिटर्न फाइल यहाँ पे 2 केसेस में हो सकता है, आइदर सेक्शन नंबर 139 के हिसाब से हो सकता है या सेक्शन नंबर 142 सबसेक्शन 1 के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे अपने को ये हमारा जो रिटर्न है ये प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है, कोई भी अरिथमेटिकल एरर है तो वो ठीक हो जाता है। अगर कोई भी इनकरेक्ट क्लेम है जो कि अपरेंट फ्रॉम एनी इन्फॉर्मेशन इन द रिटर्न है, इनकरेक्ट क्लेम के एग्जांपल्स कि अगर आप इनकंसिस्टेंट है या फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करना था आप इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको डिडक्शन का अमाउंट एक्सेड लिमिट से ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर आपका जो भी लॉस क्लेम है वो उसको डिसअलाउ कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर डिसअलाउंस एंड डिसअलाउंस ऑफ रिडक्शन वाला भी बातें हैं। तो यहाँ पे वो समराइज होके वो प्रोसेस होके यहाँ पे क्या होगा, ये आपका ये सब एडजस्टमेंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्दर अगर कोई भी एडजस्टमेंट, आपने जो रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम ठीक किया है या फिर सब ठीक किया है, इंटरेस्ट आपको फर्दर पे नहीं करना है, टैक्स आपको फर्दर पे नहीं करना है, रिफंड इशू नहीं, रिफंड कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको इंटीमेशन सेंड नहीं करना है। यहाँ पे जो रिटर्न फाइलिंग करते हैं जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है उसको हम डिम टू बी इंटीमेशन मिल जाता है। वैसे यहाँ पे जैसे सारे एडजस्टमेंट अपने, अगर आपको कोई इसमें से एडजस्टमेंट करना तो आपने एडजस्टमेंट कर लिया तो आपको विदिन 30 डेज आपको क्या करना है, आपको एक इंटीमेशन सेंड करना है एसएससी को विदिन 30 डेज रिप्लाई करना है। अगर एसएससी रिप्लाई नहीं कर रहा है तो जो भी हमने एडजस्टमेंट किया उसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट टैक्स अपने से अपने ऑब्वियसली अगर आपने कुछ एडजस्टमेंट किए तो टोटल इनकम चेंज हो जाएगा, उससे अपना इंटरेस्ट फीस टैक्स चेंज हो जाएगा, या फिर रिफंड अगर ऐसा कुछ है तो वो चेंज हो जाएगा। उसके वो जो भी चेंजेस होंगे उसके लिए अगेन अपने को फर्दर इंटीमेशन भेजना है। इस इंटीमेशन में अपने एडजस्टमेंट रहेंगे, अपने को कितना एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है या कुछ भी रिफंड है अपने को वो इंटीमेशन सेंड करना है, ठीक है। इसकी जो टाइम लिमिट है वो 1 ईयर है, मतलब जिस टाइम पे आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो उसका उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में चले जाओ, उससे 1 ईयर तक। तो मेरे केस में यहाँ पे मेरे केस में 25 जुलाई 2019 था, तो उसका एंड आपका हो जा रहा है 31 मार्च 2020 एंड उसका एक है 31 मार्च 2021 तक आपका टाइम लिमिट दिया गया है, ठीक है। जितना भी अगर अमाउंट रिफंड है वो ड्यू हो जाएगा, टैक्स एडजस्ट हो जाएगा। अगर मैंने बताया कि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको माना जाएगा। यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए कि कोई भी अरिथमेटिकल इनएक्यूरेसीज ना हो। उसके बाद रेगुलर असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले 143 सबसेक्शन 2 में आपको नोटिस भेजना है। तो अगर यहाँ पे आपको फर्दर याद रखना है कि 143(2) का जो नोटिस जाएगा वो रिटर्न फाइलिंग अगर आपका हो रखा है तो ही जाएगा। एंड अगर आपका 143 सबसेक्शन 2 का रिटर्न नहीं जाएगा तो आप 143 सबसेक्शन 3 में आप क्या नहीं कर सकते हो, असेसमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये फर्दर ये सब नहीं कर सकते हो, इसलिए 143(2) का नोटिस भेजने से पहले आपको 142 सबसेक्शन 1 में आपको पहले रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम मंगवाना पड़ता है। उसके बाद आप 143(2) का नोटिस भेज सकते हो एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, स्क्रूटनी असेसमेंट कर सकते हो। 142 का 1 का नोटिस में अपने को रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको यहाँ पर टाइम लिमिट वैसा बताया गया है कि जिस साल आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो, ठीक है, उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के विदिन 6 मंथ तक की नोटिस क्या हो जाना चाहिए, सर्व हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपन नोटिस क्यों भेजेंगे एसएससी को, आइदर हम बोलेंगे कि तुम खुद आओ या तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भेजो, ठीक है। और यहाँ पे कोई रीज़न टू बिलीव होगा क्या, नहीं, कोई रीज़न टू बिलीव नहीं होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो यहाँ पे जो एसएससी है उसने इनकम को कम दिखाया, एक्सपेंसेस को ज़्यादा दिखा दिया या टैक्स कम पे कर है, तो इस केसेस में अपन क्या कर सकते हैं, स्क्रूटनी असेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सीबीडीटी का सर्कुलर है कि बेसिकली 3 to 5% ही अपन क्या कर सकते हैं, स्क्रूटनी असेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही उसको वो नोटिस भेजेगा, उसको जो भी एविडेंस रिसीव होगा उस एविडेंस से वो उसको जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा वैसे उसके वो सब काम कर देगा और उसके बाद वो ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है। और जितना अपने को इनकम टैक्स पे करना है या अपने को कुछ रिफंड है तो वो अपने को बता देगा। यहाँ पे अपन हॉस्पिटल वाले के लिए, चैरिटेबल वाले के लिए कुछ पढ़े थे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर कोई भी कंडीशंस रहता है कि अगर आपके एग्जाम्शन, आपको ये जो एग्जाम्शन है तभी मिलेगा अगर आप कंडीशंस जो है वो फुलफिल कर रहे हो। तो इस बार यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर को पावर नहीं दिया गया है कि वो जो एग्जाम्शन है वो उसको अपने आप ही विड्रॉ कर सकें। इसलिए सबसे पहले जो असिस्टेंट ऑफिसर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा कि देखो उसने कॉन्ट्रावेंशन क्या है ये सेक्शंस का। नाउ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई है तो वो एग्जाम्शन जो भी ग्रांटेड है उसको विड्रॉ करेंगे। यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर खुद से नहीं कर सकता है। एक हमने कॉल पढ़ा था कि अगर कमर्शियल बिजनेस रिसिप्ट एक्सिड करे 20% ऑफ टोटल रिसिप्ट तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्शन है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 143 3A 3B 3C वाला था। तो यहाँ पे आपका यहाँ था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन पास करेगा ऑफिशियल गैजेट में, तो वो क्या कर सकता है, असेसमेंट को ग्रेटर एफिशिएंसी लाने के लिए एलिमिनेट कर सकता है इंटरफेस, टीम बेस्ड असेसमेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है या फिर आपका रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 144, सेक्शन नंबर 144 में क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन फेल कर रहा है, हमने 4 केसेस पढ़े, अगर वो 139(1) के अंदर रिटर्न नहीं भर रहा है, 139(4) के अंदर रिटर्न नहीं भर रहा है, 139(5) के अंदर रिटर्न नहीं भर रहा है, या फिर वो 142(1) के अंदर हमने रिटर्न फाइलिंग मंगवाया, हमने इन्फॉर्मेशन मंगवाया वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या फिर वो स्पेशल ऑडिट हमने बोला वो नहीं कर रहा है, या फिर वो क्या नहीं कर रहा है, 143(2) का नोटिस में हमने उसको बोला तुम आओ या फिर तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भेजो, वो सब नहीं कर रहा है, तो अपन क्या कर लेंगे, बेस में असेसमेंट कर लेंगे। बेस में असेसमेंट में अपन क्या करेंगे, जो भी मटेरियल है उसको गैदर करेंगे,
देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे मतलब हम सो कॉज नोटिस इशू करेंगे और उसको पूछेंगे कि तुम बताओ कि हम तुम्हारे ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्यों ना करें, ठीक है। और सो कॉज नोटिस देने के बाद अपन सारे एविडेंस वगैरह लेके अपन क्या कर लेंगे, अपना उसका टैक्स लायबिलिटी बता देंगे, ओके। फर्दर यहाँ पे अपन ये पढ़े थे कि अगर अपन 142(1) का नोटिस भेज रहे हैं तो अपने को यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के लिए वापस से सो कॉज नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अपन बिना नोटिस दिए अपन अगर सेक्शन नंबर 144 करें, आइदर आपको इसमें नोटिस भेजना है आपके या फिर आपको 142(1) का नोटिस भेजना है, अगर आपने दोनों में नोटिस नहीं भेजा तो आपका वॉइड ऑफ इनिशियो माना जाएगा, आपका जो भी ऑर्डर होगा, ठीक है। एंड टाइम लिमिट्स ऑफ ऑर्डर जैसे पास करना है सब अपन सेक्शन नंबर 153 में करेंगे। यहाँ पे जो अपन टाइम लिमिट्स पढ़ रहे हैं वो नोटिस के टाइम लिमिट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाद में अपन ऑर्डर के टाइम लिमिट पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपको बता दूँ क्या क्या अपना टाइम लिमिट हमने पढ़ा। सबसे पहले वो ऑडिट वाले में अपन पढ़े कि 180 डेज़ के अंदर अपने को ऑडिट रिपोर्ट हाथ में हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपन क्या पढ़े हैं, ऑडिट रिपोर्ट के बाद अपन क्या पढ़ रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफिसर में अपने को क्या पढ़ा कि अपन को 60 डेज़, राइट, 60 डेज़ था उसमें कि अपने को 60 डेज़ नहीं थी, इसी में कन्फ्यूजन होता है। 6 मंथ था अपना, 6 मंथ था, 6 मंथ के अंदर आपको क्या हो जाना चाहिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट मिल जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या टाइम लिमिट पढ़े हमने, 143(1) में प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न में टाइम लिमिट पढ़े कि आपको ये जो इंटीमेशन सेंड करना है वो आपको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो उसके विदिन 1 ईयर तक है। और यहाँ पे 143 सबसेक्शन 2 में जो भी हम नोटिस दे रहे हैं वो आपका सर्व हो जाना चाहिए 6 मंथ फ्रॉम द एंड। अपना इंटीमेशन 1 ईयर है, स्क्रूटनी असेसमेंट का जो नोटिस है वो 6 मंथ तक का है, ओके। फर्दर यहाँ पे अपन और क्या पढ़े और कहाँ पे अपन नोटिस का टाइम लिमिट पढ़े बताओ। 144 में कुछ पढ़े क्या, 144 में सो कॉज नोटिस आपको टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, बस यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि सो कॉज नोटिस अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आपने 142(1) में दे रखा है तो चलेगा, सो कॉज नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने 144A और 144C पढ़ा। 144A में हम जॉइंट कमिश्नर के पास क्या पावर रहता है डायरेक्शन इशू करने के लिए। तो यहाँ पे अपन ये पढ़े कि जॉइंट कमिश्नर खुद से या फिर अगर एसएससी बोल रहा है या फिर एप्लीकेशन दे रहा है या फिर जो असिस्टेंट ऑफिसर है वो बोल रहा है तो यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर कॉल करेगा, एग्जामिन करेगा रिकॉर्ड्स को जिसमें असिस्टेंट पेंडिंग है। अगर उसको ऐसा लगा कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड्स या उसका नेचर या उसका अमाउंट ऐसा है कि उसमें डायरेक्शन देना जरूरी है तो डायरेक्शन देगा असिस्टेंट ऑफिसर को, एंड जो भी डायरेक्शन वो देगा वो उसको बाइंडिंग होगी। बट यहाँ पे अगर आप अगेंस्ट एसएससी कोई डायरेक्शन दे रहे हो तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना एसएससी को। बट फर्दर यहाँ पे एसएससी ड्यूरिंग असेसमेंट कोई भी अपील नहीं कर सकता, बाद में असेसमेंट के भले ही वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। उसके बाद अपन क्या पढ़े, 144 सबसेक्शन सी पढ़े। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो असिस्टेंट ऑफिसर, यहाँ पे डीआरपी हमारे पिक्चर में आएगा, तो यहाँ पे जो असिस्टेंट ऑफिसर है जब भी वो कोई भी असेसमेंट, यहाँ पे नोटिस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे असेसमेंट की बात हो रही है। तो अगर वो कोई भी असेसमेंट पास कर रहे हैं और उससे कोई भी फॉरेन कंपनी की टैक्सेस कम हो रही है तो पहले अपन क्या करेंगे, ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ दैट असेसमेंट अपन फॉरेन कंपनी को भेजेंगे। उसके बाद अपन एसएससी को भी भेजेंगे। एसएससी अपना ऑब्जेक्शन एसएससी एक्सेप्ट करेगा तो वेल एंड गुड, असिस्टेंट ऑफिसर फाइनल ऑर्डर कर देगा विदिन 30 डेज। मतलब यहाँ पर अपन 30 डेज देंगे टाइम एसएससी को कि आइदर तुम एक्सेप्ट करो उस फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर को या फिर तुम रिजेक्ट करो। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो अगेन फर्दर विदिन 30 डेज असिस्टेंट ऑफिसर उस ड्राफ्ट ऑर्डर को फाइनल ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेगा। नाउ अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो अगर वो ऑब्जेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे वो उसको असिस्टेंट ऑफिसर के साथ साथ वो डीआरपी को भी अपने ऑब्जेक्शंस भेजेगा। नाउ क्वेश्चन में नाउ हमारे पिक्चर में आ रहा है कौन, डीआरपी आ रहा है। डीआरपी 9 मंथ्स लेगा, 9 मंथ्स में वो एविडेंस कलेक्ट करेगा एंड वो क्या कर सकता है, वो हमारी जो पेनल्टीज, हमारा जो टैक्सेस है उसको रिड्यूस भी कर सकता है, एनहेंस भी कर सकता है एंड वो डायरेक्शन देगा असिस्टेंट ऑफिसर को। ना असिस्टेंट ऑफिसर को उसकी बात मानना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर वो जो भी करेगा उसके विदिन 30, मतलब वो डायरेक्शन देगा असिस्टेंट ऑफिसर को, असिस्टेंट ऑफिसर विदिन 30 डेज क्या करेगा, फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। अगर हमारा जो एसएससी है वो एग्रीव्ड हो रहा है बाय डीआरपी तो वो जाके किसके पास जाएगा, असेसमेंट खत्म होने के बाद वो कहाँ आईटेट में जा सकता है अपील के लिए, ठीक है। इतना भी हम पढ़े हमारा। और उसके बाद अपन वो पढ़े कि विद होल्ड कर सकता है एंड 145 का ICDS मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये सब पढ़े। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो कि जिसमें हमारा बेसिक था असेसमेंट का। अब हम ये असेसमेंट था एंड सेकंड वीडियो में हमारा होगा रीअसेसमेंट, ठीक है। तो उसको मैं आज ही डाल दूँगी, तो मेक श्योर यू वॉच देम टुडे ओनली।